हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं पूजा सिंह, जो कि मैनचेस्टर में है। और पूजा जी, अपने बारे में बताइए। सो बेसिकली पूजा सिंह मेरा नाम है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ग्वालियर से, बट कभी वहाँ पे रही नहीं हूँ इतना। सो माय फादर वाज इन इंडियन नेवी, तो हमने हमेशा से ट्रैवल किया है। आई बॉर्न इन चेन्नई, उसके बाद अंडमान, गोवा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, एंड अभी हम सेटल हैं गुजरात में। तो आई थिंक आई हैव सीन मोर इंडिया एक्सेप्ट द नॉर्थ। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो दैट मीन्स कि आप रियल मीनिंग में इंडियन ट्रूली इंडियन, प्रॉपर भारतीय, प्रॉपर जो कि हर भारतीय। जगह का टेस्ट लिया है। ओके, दैट्स गुड। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए कि आप पहले तो यूके कब आए? मैं आई थी मार्च 2022 में। मार्च 2022। जी। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको 2 साल के 2 साल 1 महीना हो दो गया साल है। एक महीना हो गया। ओके, दैट्स गुड। तो आप किस वजह से आए यूके? मतलब स्टूडेंट के? स्टूडेंट के लिए मतलब मुझे स्टडीज़ करने थे मास्टर्स में, और काफ़ी टाइम इंडिया में चल रहा था। आई वॉज वर्किंग, और इतना कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे इंडिया में दिखा नहीं कि आप कर सकते हो विद अ पार्ट टाइम, जब आप फुल टाइम काम कर रहे हो। सो आई वॉज वर्किंग इन जिनपैक्ट उस टाइम पे, और प्रोक्योरमेंट सेक्टर ही था। तो मैंने काफ़ी अपने आप को पुश किया टू डू मास्टर्स, बट वो नहीं हो पा रहा था बहुत सारे कारणों की वजह से। फिर आई थॉट कि ठीक है, यूके में जाके आप मास्टर्स कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, डाइवर्सिफाइड लोग हैं, एजुकेशन, 1 साल में आप मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, एंड आई थिंक इंडिया में इट गोना टेक 2 years। तो फिर वो सोच के आई केम हियर फॉर मास्टर्स और अपना यूनिवर्सिटी ऑफ साल्फेडियस। जब आप इंडिया में थे, इंडिया में काम कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो ट्रिगर की आपको कि यूके जाना चाहिए? ओके, सो इंडिया में उस टाइम पे कोविड चल रहा था, एंड एवरी वन वॉज एट होम। मैंने, मतलब बचपन में लगता है कि चलो जाएंगे डीडीएलजे देख के, देखेंगे विदेश, देखेंगे, और बहुत सारी मूवीज होती है जो किसी भी इंसान को सोचने में मजबूर करती है कि अब्रॉड इज मोर गुड एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउएवर जब आप बाहर आते हो तो उसका अलग ही चार्म है। तो उस टाइम पे कोविड था, एंड वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड वाज टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग इन जर्मनी। सो जब हम डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज कोविड के टाइम पे सब सब घरों पे कॉल शॉल पे लगे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि जर्मनी काफ़ी अच्छा है एजुकेशन के लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था अब्रॉड में स्टडी करने का। तो उसने बताया मुझे कि फी स्ट्रक्चर क्या होता है वहाँ पे, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पहले मेरा सिलेक्शन था कंट्रीज में जर्मनी। हाउएवर वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे पढ़ने के लिए आपको जर्मन आनी चाहिए फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो फिर वो मैंने कैंसिल किया, एंड आफ्टर दैट आई सेलेक्टेड कनाडा। इंडिया कनाडा रिश्ता है जन्मों का। तो फिर कनाडा के लिए भी यू नीड टू राइट आईएल्स। और जो मेरा बैकग्राउंड था, मेरा सीबीएसई था, तो वहाँ से मतलब आपको एक परसेंटेज आता है 70% अबोव आपके 10th एंड 12th, एंड इवन इन डिग्री आई थिंक, तो वो यूनिवर्सिटीज वैलिडेट करती है, विच इज इक्विवेलेंट टू अपनी आईएल्स वेव ऑफ हो जाता है आपका। तो यूके में मेरा वो बेनिफिट था। और मुझे जो मॉड्यूल्स दिख रहे थे मतलब यूके के, इट वाज फॉर बेटर, और जो मैं कर रही हूँ उससे रिलेटेड था। तो आई डिसाइडेड ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते। नेवर, यूके के प्रोसेस बहुत हार्ड होते हैं। आपने बेसिक से स्टार्ट करना होता है, लॉट्स ऑफ फंड्स यू हैव टू शो, एंड बहुत एक एक डिफरेंट पाथ ऑफ लाइफ है वेर यू हैव टू लर्न एंड ग्रो अ लॉट। तो वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो कोई श्योरिटी नहीं थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आम इंसान है, मतलब होता है तब लगता है कि हो गया है, अनटिल यू रीच एट दैट मोमेंट। उससे पहले ऐसा लगता है कि ट्राई करके देखते हैं बस। तो वो ट्राई था एंड इट वर्कड आउट। ओके, तो आपने कहा कि प्रोसेस बहुत हार्ड है। यस। तो क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपका प्रोसेस के अंदर? तो शुरू शुरू से प्रोसेस, जब आपने शुरू किया यूके के लिए। ओके, सो मुझे पता नहीं था कि हाउ टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी सबसे पहले। तो मेरे एक भाई हैं, राखी ब्रदर, उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी, ग्लासगो कलोरियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी थी, मास्टर्स किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज इतने सारे आप क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो, या फिर आप ये चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो कि किसी भी एरिया में वहाँ पे कितने डाइवर्सिफाइड लोग हैं। ठीक है, आप सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो तो यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, फीस कितनी है, मॉड्यूल के स्ट्रक्चर क्या है, और असाइनमेंट है या रिटर्न है, कैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में रिटर्न एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद उस एरिया में आपको कितना कॉस्ट अकर करेगा फॉर लिविंग,
द हाउस रेंट एंड ट्रैवल के लिए, बिकॉज एरियाज आर एक्सपेंसिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूके। तो वैसे फिर मैंने सेलेक्ट किया, मेरी कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ थे, हडरफील्ड था, यूनिवर्सिटी ऑफ साल्फेट था, और दो तीन थे मुझे याद नहीं है वैसे। ओके। उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद लाइक आई हैव टेकन अ कंसल्टेंट, तो वो भी उन्हीं की कंपनी थी, तो जो मेरे भाई के दोस्त थे, तो उन्होंने वो कंसल्टेंसी बताई थी। तो फिर वहाँ से मुझे उन्होंने बताया कि आई हैव टू प्रिपेयर एन एसओपी। अब एसओपी तो पता ही नहीं है इंडिया में, मतलब कभी कुछ किया नहीं इसके बारे में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो उसे बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज इट वाज वेरी न्यू फॉर मी। क्या एसओपी क्या? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि इसमें आप बताएं कि आप क्यों ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने ये कोर्स यूके में ही क्यों करना है, आपको इसी कोर्स में क्यों इंटरेस्ट है, और ये करने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको कितना सक्सेसफुल करियर देगा, या फिर आप इसे करके क्या करना चाहते हैं। तो वो इंसान कभी सोचता ही नहीं, इंसान को तो एक पढ़ाई करनी है, तो देखेंगे आगे क्या होगा। सो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि व्हाट आर मोर वाइडर एस्पेक्ट्स ऑफ ए करियर एंड व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई यू आर डूइंग इट। तो बाय द वे, एसओपी जो पूजा जी ने बताया, इसको हम पर्सनल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये लिखना पड़ता है और यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, जो कि आप उसी फॉर्मेट के हिसाब से उसको बनाएंगे। उसमें रैंडमली 4-5 क्वेश्चन होते हैं, सेम क्वेश्चन जो पूजा जी ने बताया, क्यों करना चाहते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, यही यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ कर रहे हैं, ये इसी कोर्स को क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपना अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप एक अपना स्टैंडर्ड बना लीजिए। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, उनका टेम्पलेट देखिए और उसके टेम्पलेट के हिसाब से मॉडिफाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ओके, तो आपने वो बनाया, तो आपने एजेंट की बात की जी। और आप किसी के थ्रू एजेंट के पास गए। हाँ। एजेंट ने कोई फीस वगैरह चार्ज की आपसे? नहीं, जितना मुझे नॉलेज है और जितना मैंने अपने कनेक्शंस पे चेक किया है, कोई भी जो कंसल्टेंट है वो इस चीज़ के लिए चार्ज नहीं करते हैं। बट कुछ कुछ है, फिर आई डोंट नो द नेम, बट देयर आर फ्यू जो एसओपी के लिए या फिर जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए चार्ज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज डोंट चार्ज फॉर दैट। आई थिंक उनका कोई टाई अप रहता है इंस्टीट्यूशन से, सो हाँ, यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप होता है, वो यूनिवर्सिटी से कमीशन चार्ज करते हैं पर स्टूडेंट। तो हो सकता है वो जो कुछ जो कंसल्टेंट्स हैं वो चार्ज करते हो, जैसे कि एसओपी के लिए आप बात करें, उन्होंने बनाई हो आपके लिए, आपसे क्वेश्चनिंग करके, शायद आपको बनानी ना आती हो। लेकिन काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं जो कि काफ़ी बड़ी फीस चार्ज करते हैं उसके लिए। आई थिंक हमारा चैनल लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने यही बात की है कि उस तरह के एजेंट से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी पैसे ले लेते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट्स आपके गलत बना देते हैं और फिर जब आपने एक बार फीस तो दे दी उनकी, वो पैसा वापस नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि फ्री में काम करते हैं, उनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप होता है। उनके साथ में कभी कभी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जिस यूनिवर्सिटी से उनको ज़्यादा कमीशन मिल रही हो, वो ज़्यादातर उसी यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा कमीशन मिल रही है। लेकिन अगर आपने खुद रिसर्च की हो यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मुझे तो इसी यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि इसका कोर्स मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो वो उस यूनिवर्सिटी से भी करा देंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर कुछ एजेंट इस तरह से कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एजेंट के साथ में? मेरा एक्सपीरियंस, मैं कंसल्टेंसी का नाम नहीं लूंगी, बट इट वाज अ लिटिल बिट नॉट एक्सेप्टिंग, बिकॉज आई थिंक वो जो ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग बहुत लोगों का डेटा मतलब फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और एक बंदे के ऊपर इतना फोकस देना आई थिंक उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट द पर्सन वाज ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके लिए काफ़ी एंशियस, स्ट्रेस, सब कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना मेरे लिए स्पेशली ऐसा था कि जब भी मैंने उन्हें अप्रोच किया, देयर वर हेल लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे वो मुझे उसी टाइम पे रिवर्ट बैक नहीं करते थे, और वो काफ़ी टाइम टेकन, ये पूरा प्रोसेस बहुत टाइम टेकन है, आपने बहुत पेशेंस रहना पड़ेगा। तो वो पेशेंस उस टाइम पे आया, एंड आई हैव लर्न कि ठीक है, दिस इज इंस्टीट्यूशन और इनका मनी ऐसे ही जनरेट होता है, सो यू हैव टू वेट फॉर अ टाइम, और धीरे 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 आपके अंदर वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने का पेशेंस आने लगता है। So, लेकिन वो पेशेंस होते ही नहीं है। नहीं होते हैं। उस वक्त तो ये होता है कि बस वीज़ा हाथ में आए और हम जाए। Yes. क्योंकि एक बार आपने वो ट्रिगर कर गया ना, आपको बाहर जाना है, आपका माइंड सेट वो बन गया, तो फिर यही होता है कि बस किसी तरह से वीज़ा मिल जाए, कुछ भी हो जाए, आप हर जगह जाके
माथा टेक के आते हैं। वीज़ा बस मिल जाए और हम पहुंच जाएं किसी तरह से। बिल्कुल। चलो सभी के साथ अलग अलग स्टोरी होती है, किसी का हाँ। जल्दी होता है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है पेपर वर्क के ऊपर भी। आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं नहीं है, वो कितना टाइम लग रहा है, पेपर पूरे हैं कि नहीं है। तो उस चीज़ में पेपर हाँ। वर्क, फंडिंग अरेंज करने में, वो सब करने में आपको कितना प्रोसेस टाइम लगा, कितना इजी था, कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज कभी किया नहीं है, प्रोसेस पता नहीं है, तो आपने खुद से फिगर आउट करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपके एजेंट को, एंड देन दिल के क्रिएट एन अकाउंट, और फिर वो यूनिवर्सिटी में आपके आपके बिहाफ पे वो एक पोर्टल पे अप्लाई करते हैं कि इस कोर्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको एक रिवर्ट बैक आता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, आई थिंक 2 वीक्स और समथिंग, कि जब आपको सेलेक्ट किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, एंड दिस इज योर कंडीशनल ऑफर। तो कंडीशनल ऑफर में वो लिखा रहता है कि इतनी फीस है टोटल, अगर आपको आपके क्वालिफिकेशन या फिर किसी भी बेसिस पे आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है। यूके में ये बहुत अच्छी बात है कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब मुझे मिली थी, मेरी काफ़ी लोगों को मिली है। तो इतना स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो डिडक्ट होके दिस इज द टोटल अमाउंट, एंड इस दौरान पे ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। एंड एक्सेप्ट दैट आपने ये मिनिमम अमाउंट है जो आपने सबमिट करना है इस टाइम के दौरान पे, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर अनकंडीशनल ऑफर। जब आपके पास में अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा, उसके बाद जो आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स हैं जो आप फिक्स डिपॉजिट के दिखा सकते हो या फिर बॉन्ड्स के दिखा सकते हो, आई बिलीव आपके अकाउंट में 28 डेज और मोर से एग्जिस्ट करता है, वो डॉक्यूमेंट आपको बैंक से मिल जाएगा। उसके साथ फिर आपने आई थिंक सबमिट करना होता है यूनिवर्सिटी में। वो आपको एक कैश लेटर देते हैं, कैश लेटर में आपका कैश नंबर होता है, और उसके बाद आप आई थिंक वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो, एक डेट लेते हो, और उसके बाद और भी लगा था कि प्रोसेस खत्म हो गया, नहीं अभी तो और बाकी है। वीज़ा का डेट लेने के बाद आई थिंक आपने IHS भी पे करना होता है उसी टाइम पे। मेरे टाइम के दौरान इट वाज 80,000। IHS क्या है? फुल फॉर्म नहीं पता है, बट नहीं फुल फॉर्म नहीं। ओके, वो IHS फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं बाद में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। IHS एक्चुअली मेडिकल फीस होती है जो आप मेडिकल यूज़ करते हैं यूके के अंदर, NHS का यूज़ करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को उसकी एक ईयरली फीस पे करनी पड़ती है, स्टूडेंट या डिपेंडेंट कोई भी यूके के अंदर आ रहा है। यस, आई थिंक आई नहीं पता, H इज हेल्थ सरचार्ज। या हेल्थ सरचार्ज समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद हाँ, तो उस टाइम पे इट वाज 80,000 समथिंग। वो आपने सबमिट करने के बाद अब जो जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन कराने हैं, VFS ऑफिस समथिंग। VFS, यस, वीज़ा फॉरवर्डिंग सर्विस। सब कुछ पता है। ओके, तो वहाँ वहाँ का आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। उससे पहले आपने आपका BP टेस्ट कराना होता है। अच्छा, हाँ, मेडिकल मतलब हाँ मेडिसिन। मेडिकल। ओके। और ये बड़ा न्यू था मेरे लिए, बिकॉज हमने नहीं कराया कभी। हम पहले ना यूके में आने के लिए TB का टेस्ट भी हुआ करता था। सॉरी, टीबी टेस्ट, बीबी नहीं, टीबी टेस्ट। TB टेस्ट, हाँ, यस क्योंकि यस। इंडियंस को और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि TB प्रोन कंट्रीज हैं, और वहाँ से TB यूके के अंदर आती हैं, तो इंडियंस को TB टेस्ट कराना पड़ता है क्योंकि बहुत कॉमन डिसीज़ है इंडिया में। ओके ओके। हर एक को जहाँ तक कि इंडिया का डेटा बोलता है, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, लाइफ टाइम में एक बार TB हो ही जाती है लोगों को वहाँ पर, ओके जो पोल्यूशन की वजह से बहुत कॉमन है। आई डिडंट नो दैट कि इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इंडिया में तो आई थिंक कहीं पे भी कुछ होता नहीं है इस चीज़ के लिए। नहीं होता है लेकिन पता नहीं चलता है हमें। ओके। इंडिया में स्पेशलाइज्ड TB के हॉस्पिटल हैं हर एक सिटी के अंदर, और मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो अभी यहाँ रहता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो फ्री में मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हाँ। ओके ओके। हाँ, तो ये टीबी तो वो टेस्ट। टेस्ट हुआ आपका? हाँ, अब बहुत वो अलग एक्सपीरियंस था कि आपने, मुझे नहीं पता था कि कैसे, मुझे लगा वो कुछ चेक करेंगे स्टेथोस्कोप से और समथिंग और वैसा, बट वहाँ पे जाके यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स और समथिंग, एंड उसके बाद वो एक स्कैन करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे प्रोड्यूस यू विद द टीबी टेस्ट। ये मेरे लिए बहुत विचित्र था कि ओके। मुझे नहीं पता था ऐसे टीबी टेस्ट होता है। अच्छा, और मुझे भी नहीं पता, ये मेरे लिए भी नई चीज़ है, तो आई डोंट नो। गलत अभी मे बी CT स्कैन किया होगा या कुछ इस तरह आई से, आई डोंट नो। आई डोंट नो। मैंने ऑनलाइन जब आप बुक करते हो वीज़ा एप्लीकेशन का, तो उसमें दिखाता है कि नियर बाई लोकेशन कहाँ है जहाँ पे आप ये टीबी टेस्ट करा सकते हो, विच इज़ ऑथराइज्ड।
तो उसमें से मैंने सिलेक्ट किया था ना, ओके, मेड द तो हो स्टेटमेंट। सकता है क्योंकि टीबी से ना बॉडी के अंदर लंग्स में हाँ लम्स वगैरह हो जाते हैं, तो हो हाँ सकता है वो स्कैन करते हो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि वो उस तरह का कोई चीज़ है कि नहीं है बॉडी के हाँ, अंदर, हो सकता है। प्रोबेबली हो सकता प्रोबेबली। तो वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था, लाइक ठीक है। है ओके। चलो ये भी कर लेंगे, वन ऑफ द प्रोसेस। ओके। और उसके बाद फिर ये आपको उसी दिन पे मिल जाता है रिपोर्ट। आपने थोड़ा वेट करना पड़ता है, इस पूरे टीबी टेस्ट के लिए आपका पूरा दिन जाता है उसमें। फिर आप ये डॉक्यूमेंट लेके जब आपका शेड्यूल होता है वीएफएस ऑफिस में, आप अपने नॉर्मल जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे आपके एप्लीकेशन में, आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट, वो सब लेके आप जाते हो। और वहाँ पे जब आपका नंबर आता है, यू हैव, वो पर्सन जो रहेगा काउंटर में, he'll स्कैन ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर दैट he'll ask for whether you want to go with the priority services or the normal one. नॉर्मल वन आई थिंक उसमें मेंशन होता है कि 28 दिन लगेंगे। however with the priority it gonna be, you'll get your visa in 5 days. ओके। तो उस दौरान पे ये उसकी फीस डिफरेंट हाँ होती है ना, अगर हाँ, नॉर्मल की बहुत कम कम होती है प्रायोरिटी के अगर कंपेयर करें तो आई थिंक प्रायोरिटी की प्रायोरिटी की ज़्यादा होती है। मेरे टाइम पे इट वाज 25,000। अभी, हाँ, 25,000, तो हाँ आई थिंक अभी भी शायद इतनी ही होगी, शायद 30 के आसपास होगी, 28 के आसपास होगी। लेकिन मैंने जहाँ तक काफ़ी लोगों से बात की है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो करते हैं कि प्रायोरिटी में 5 डेज में मिल जाएगा, और उस टाइम पे लोगों को यही होता है कि कितना हाँ, जल्दी हो जितना जाए, जल्दी मिले। क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल है कि यार बहुत, ये अभी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी होगा, एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो वेट करना होता है ना, वेटिंग करना किसी किसी की पेशेंस। पेशेंस नहीं होती है, बस जो होना है अभी हो जाए। हाँ तो मेरे हिसाब से आपको आई थिंक एक सर्च कर लेना चाहिए कितने टाइम में वीज़ा आ रहा है अभी। हाँ कभी कभी वीज़े में बहुत बैकलॉग होता है, डिले हो जाता है, तो कभी 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं। और आप अगर पहले से ही रिसर्च कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है यस कि इंडिया में कितने टाइम में वीज़ा लग रहा है। और बहुत से एग्जैक्टली। लोगों ने फॉर्म बनाए हुए हैं जिसमें वो लिखते रहते हैं कि हाँ मेरा वीज़ा इतना है, मैंने इस दिन डाला था और इस हाँ दिन मेरा वीज़ा आ गया। तो आपको एग्जैक्टली। एक टाइमलाइन पता चल जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रायोरिटी में डालें, या वो 25 10 15 20 हज़ार जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं हाँ वो आप बचा भी सकते हैं, जो पैसा वो आपके यूके में काम आ सकता है। सब प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हाँ। है तो आप वेट कर ले, बिकॉज उस कंट्री के जो पॉलिटिकल इश्यूज एनवायरनमेंट है वो भी प्ले करते हैं वाइटल रोल इन दिस डिसीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे रशिया यूक्रेन का चल रहा था, विच इज अभी भी चल रहा हाँ। है, तो उस टाइम पे भी काफी डिले हो रहे थे वीजा। मेरा टाइम पीरियड था विद इन 5 days, हाउएवर आई गॉट इन 10th डे। तो आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हाँ, देर कुछ इज, नहीं कर सकते अगर वो प्रायोरिटी में आपने हाँ डाला भी है हाँ और वो 20 दिन बाद आ रहा है स्टिल, तो हाँ आप रिफंड नहीं मांग सकते। एग्जैक्टली। वो उनका वो कोई मतलब इस चीज़ में कुछ नहीं है कि आप रिफंड मांगो या फिर अपील भी करो, आप कुछ नहीं कर सकते। और आई थिंक वहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस भी नहीं है कि आप उनको अप्रोच कर सको और जानो कि व्हाट्स द आपको स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन। तो आपने या वेट ही करना पड़ेगा एंड ऑफ द हाँ, डे। या फिर आपको अपॉइंटमेंट ही लेनी पड़ेगी वीएफएस जाने के लिए, और यस उसके लिए फिर आपको रीज़न डालना पड़ेगा अपॉइंटमेंट क्यों है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत मुश्किल है। चलिए, तो फिर आपने वीज़ा डाला, हाँ और 5 दिन में आपने बताया 5 दिन में वीज़ा आ जी। गया। वीज़ा आ गया हाँ तो खुशी हाँ, बहुत। सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन तो इतना कुछ नहीं, बिकॉज उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने इंडिया, लाइक द लैंड वेयर यू बोर्न, यू हैव टू लीव दैट कंट्री एंड यू हैव टू गो इनटू सम डिफरेंट प्लेस। आपने वो सब कुछ इंटरनेट पे देखा होता है, वीडियोस पे देखा होता है, यूट्यूब पे, मूवीज में देखा होता है। लिटरली जब आप उतर के देखते हो ना, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत लोग ये ख्वाब लेके आते हैं कि व्हेन आई लैंड आई डू दिस स्टफ दैट स्टफ, मतलब मेरे तो राजा में राजा टाइप रहना है कि सारे ऐश कर लेने हैं यहाँ पे आके। आपका भी यही था। आई वॉज नॉट कीपिंग हाई होप्स, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कोई नहीं था यूके में व्हेन आई केम। सिर्फ उन भैया से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था, इतना रियलिटी हिट नहीं दिया था चेक उन्होंने, बट उन्होंने बताया था डिफिकल्ट होता है। तो ये मैंने डिसाइड किया था कि जो भी होगा देखा जाएगा, कर लेंगे, इतना सह लेंगे थोड़ा और। तो वीज़ा आने के बाद शॉपिंग था नेक्स्ट, की वहाँ की सर्दी कैसी, कोई आइडिया नहीं है। तो पहले वीज़ा आया, हाँ शॉपिंग पे भी आते, पहले वीज़ा आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? अब मतलब कंफर्म था कि हाँ यू गॉट द वीज़ा, हाँ यू गॉट द एंट्री क्लियरेंस कि हाँ अब आपने जाना है, हाँ। तो अब क्या रिएक्शन था फैमिली का? और फैमिली वाज, वो स्टार्टिंग से ही ओके थे, दे वर ओके, बट उनके लिए डिफिकल्ट था कि
लड़की अकेले एक नए देश में, परदेश में, पापा नेवी में थे बट स्टिल उनके लिए ही वाज हैप्पी बट ही वाज स्कैर्ड लिटिल बिट किस चीज़ से स्कैर्ड थे, मतलब कि मतलब कुछ गलत ना हो जाए, हाँ अकेली रहेगी? हाँ, ये सारे जो पेरेंट्स के होते हैं कि बच्चा दूर हो रहा है, ऑफ कोर्स सीखेगा बट वो ही रहेगा कि आंखों के सामने नहीं है, पता नहीं अब नेक्स्ट कब देखेगी, कब छुट्टी प्लान होगी वगैरह। और मम्मी का और कंसिडरेशन होता है कि अब बच्चा ज्यादा क्लोज होता है मम्मी से, मुझे ऐसा लगता है, तो तो वैसा। इस तरह के जैसे पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, जी। तो पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे भाई जो आप सोच रहे हैं कि वो ठीक है, स्केयर होना चाहिए, डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? आई थिंक जितना आप स्कैर्ड होते हो उतना ही आपका बच्चा भी स्कैर्ड होता है, क्योंकि दोनों के लिए ये एक बहुत नया पार्ट ऑफ लाइफ है। और इट्स ओके टू शेयर दैट। अगर आप मन में रखोगे तो आप उस घुटन में घुटते रहोगे, बच्चा भी उतना ही घुटेगा। इफ यू सिट एंड क्लियर अबाउट थिंग्स कि मुझे ये फील हो रहा है, बिकॉज ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जब बच्चा यूके में आएगा और आप इंडिया में हो ना, टाइम जोन डिफर करता है, तो तभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप वहाँ पे अकेले हो या फिर आप सबके साथ हो, बच्चा यहाँ पे अकेला है, उसे क्या महसूस हो रहा है। अगर आप वो अगर आप वो वॉल बना के रखोगे तो दोनों के साइड से रहेगा और बच्चे को वो और अकेला महसूस होगा। अगर आप वो हटा दोगे वॉल और आपका फीलिंग और बच्चे का फीलिंग इज वेरी क्लियर कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए, वेन एवर यू नीड मी आई विल बी देयर। आई थिंक इंडियन पेरेंट्स में इतना नहीं होता, वो अपनी फीलिंग्स को इतना स्पष्ट करके नहीं रखते हैं, इतना एक्सप्रेस करके नहीं रखते हैं। और वो इज्जत वाला भी आ जाता है कि पेरेंट्स है करके हम कैसे शेयर कर सकते हैं। बट आई थिंक मेरी फैमिली में ये था कि वो समझते हैं, मतलब समझाना पड़ता है थोड़ा सा, बट वो समझ जाते हैं कि व्हाट इज द सिनेरियो, टाइम के हिसाब से, फीलिंग के हिसाब से। तो उनके लिए थोड़ा नया था। घर वाले खुश थे, सबको बता रहे थे कि हाँ अभी जा रही है बेटी वगैरह वगैरह, बट चैलेंजिंग था काफ़ी। आई और थिंक अभी जो इंडिया में जो पेरेंट्स हैं, आपकी एज में जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अभी बहुत ओपन हो ओपन अप हो गए हैं। रहे हैं। अभी उनको चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि एग्जैक्टली। यार ये चीज़ ऐसे ऐसे। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी ओपन थे, स्पेशली मेरे डैड। लेकिन उनको जैसे टाइम जोन की बात आपने की ना, वो सुबह 4 बजे उठते थे और 5 बजे मुझे फ़ोन कर लेते थे, इंडिया के 5 बजे। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे रात हो रही होती थी, मतलब 12 साढ़े 12 बजे हाँ होते थे। तो 12 साढ़े 12 बजे रात को फ़ोन आ रहा तो घबरा जाता था दिल, यार इस टाइम पे पापा का फ़ोन आ रहा है, क्या बात है। और हाँ, उनकी वो हैबिट बन गई थी कि उनको लगता था कि सुबह हुई है तो वहाँ पे भी सुबह सुबह। हालांकि वो उन्होंने बहुत फॉरेन ट्रैवल किया, हाँ और लेकिन पर उनको बस उठे और सुबह हाँ, चलो सबसे पहला काम मैं बात ही बात कर कर लेता हूँ। लूँ। फिर मैंने उनको धीरे धीरे समझाया तो वो समझ गए कि हाँ मुझे ना दोपहर के 2:30 बजे के बाद ही कॉल करना है। हाँ। तो खैर एनीवे, तो पेरेंट्स इस तरह से आई थिंक बहुत ओपन होने लगे हैं बच्चों के साथ में, बच्चे भी ओपन होने लगे हैं, चीज़ें ओपन होने लगी हैं। तो डर है, होना भी चाहिए, थोड़ा सा डर जरूरी है, ज़रूरी है। जरूरी है, हाँ बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। जी। तो जब आप आए तो आपको क्या डर था? चलो पेरेंट्स को तो एक डर था, आपको क्या डर था? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आई डोंट नो एनीवन हियर इन यूके। तो यूनिवर्सिटी से सब कुछ हो गया था कि चलो इस दिन को कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अब दूसरा मसला था कि एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरे बुक हो गए थे, बिकॉज जब भी इनटेक होता है तो एवरीवन डज इट लाइक, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो वो अपना एकोमोडेशन प्रियर बुकिंग करा लेते हैं। और यूनिवर्सिटी में जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, हमारे यहाँ पे सालफेड में एक पील पार्क वाला बिल्डिंग एंड जॉन लेस्टर, ये दो है मेरे ख्याल से जो मेजर हैं। तो वहाँ पे वो लोग 6 मंथ्स का अमाउंट एट वंस मांगते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जो मुझे पता था एज पर माई नॉलेज। और उसके बाद आपने एक्सटेंड करना होता है तो आप करा सकते हो, 1 महीने का आपने पे करना है या फिर कैसे आप पे करना चाहते हो। बट मेरे टाइम पे इट वॉज ओवर बुक्ड। जनवरी इनटेक था मेरा, बट मुझे उस टाइम पे सीट्स फुल हो गए थे तो आई हैव टू मूव टू मार्च इनटेक। ये भी हुआ था मेरे साथ। तो क्योंकि कोविड के टाइम पे काफ़ी हाँ सारे बच्चे जो हैं वो इंडिया से भी और अफ्रीकन कंट्री से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हैं एकदम से, क्योंकि कोविड था, सब लोग अंदर बंद थे। अब बिल्कुल। उनको आज़ादी मिल रही थी कि तो चलो निकल पड़ो। तो आई थिंक सभी के साथ ये था, हर कोई बाहर जाना चाह रहा था, हर कोई घूमना चाह रहा था। हम लोग का भी था कि चलो कहीं हॉलीडेज पे होके आते हैं, अभी कुछ चीज़ें खुलने लगी हैं। तो दैट वाज वन ऑफ वेरी द रीज़न मे या बी कि वो सारा ओवर बुकड हो गया। तो फिर क्या किया, ओवर बुक था तो? उसके बाद मैंने एक हफ्ते का एयरबेन भी बुक कराया
which was हाँ एक हफ्ते का, सिर्फ एक हफ्ते का। मैंने नहीं पता था कि क्या होना है। आई वाज लाइक कि एक हफ्ता सिक्योर है, आई फिगर आउट समथिंग एल्स। मैनचेस्टर में? मैनचेस्टर में, इन सालफेड। वो कितने का हुआ? आई थिंक दैट वाज £200 समथिंग। एक वीक का? हाँ एक वीक का। ओके। तो यहाँ पे आके हाँ, फिर मैं एक हफ्ते उस घर में रही। और एक हफ्ते के अंदर मुझे मतलब जब वो भी किसी का घर था, उसमें हाँ एक रूम? ओके। हाँ घर था। एयरबीएनबी में ये लोग मोस्टली अपना घर जो होता है वो स्टे के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, तो वैसा था। तो तो उसमें मतलब जो घर था हाँ उसमें साथ में किचन वगैरह भी आप यूज़ कर हाँ सकते थे, टॉयलेट कम्युनल और वो हाँ सब? हाँ, ओके। सब जो थे उस घर में, आई थिंक लैंडलॉर्ड नहीं था। सब एयरबीएनबी बुक करा के ही रह रहे थे। ओके। कुछ महीने महीने तक रहते हैं। और आई थिंक एयरबीएनबी आपको होटल से चीपर पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, 200 पाउंड तो इज स्टिल इज चीप। अगर हाँ अगर आप मैनचेस्टर में होटल लेने जाएं हाँ तो मिनिमम होटल आपको 80-90 पाउंड का मिलेगा, हाँ सिटी सेंटर और उसके के आसपास, आउटस्कर्ट्स, हाँ मिनिमम पर नाइट। हाँ। तो 200 पाउंड इज और गुड। आपने किचन भी मिल रहा है, आप जहाँ पे आप कुक कर सकते हो, आपने कुछ हाँ। भी बनाना है तो वो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है। हम्म। तो उसके बाद आप जब भी आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी ग्रुप बनाती है। एक मिनट, तो हाँ एयरबीएनबी का पे आपने इंडिया से ही किया था इंडिया से मैंने। ही कर दिया हाँ था? तो यू वर श्योर कि वो लेजिटमेट है एकदम, या एयरबीएनबी साइट से किया था, कैसे किया था? मैंने एयरबीएनबी साइट से किया था। और मैंने हाँ साइट से करके उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके रूम दिखाया था। और वो बहुत लेजिटिमेट लग रहे थे कि ऐसा कुछ भी फ्रॉड टाइप नहीं है, कोई ऐसा लगा नहीं मुझे वीडियो पे, या फिर उनने जो ईमेल एड्रेस दिया था वो कुछ फ्रॉड नहीं लगा। मैं कभी भी मेरा ऐसा होता है कि आई चेक डोमेन किसी का भी, या फिर मैं और भी चेक्स करती हूँ कि देखने के लिए किसी और से भी कराते हैं कि ठीक है मैंने ये चेक्स करे हैं, आपके हिसाब से ठीक है क्या, फ्रेंड्स एंड ऑल। तो उन्होंने भी बताया कि ठीक लग रहा है। तो हमने उस टाइम पे वो पेमेंट कर दिया था। और मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो मैं लाइक चलो गिव इट अ गो। हम्म। फिर यहाँ पे आके वो बंदा था नहीं, उसने मेरे को यहाँ पे हर घर के बाहर एक की कोड वाला रहता है, मशीन और समथिंग। तो उसमें उसने मुझे की कोड बता दिया था। मैंने खुद से ओपन करके मैंने खुद से सामान अपना लगाया एंड एवरीथिंग। कोई ऐसा होटल की कोई सर्विस नहीं थी, आप खुद से ही सब कुछ हाँ, करो। एयरबीएनबी तो मैं तो ऐसे ही। तो वैसा क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही होगा बहुत सारे फ्रॉड होते हैं घर को लेके। बिल्कुल। पैसे डिपॉजिट मांगते हैं और फिर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है या कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसा कुछ केम अक्रॉस विद समथिंग? नहीं नहीं। सुना है ऐसा हाँ कुछ? सुना जरूर है मैंने काफी लोगों से। एंड आई थिंक आई इवन कैन ट्रस्ट स्पेयर रूम, बट मैं फेसबुक कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। आगे जाके मैंने एक फेसबुक पे किया था एंड इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। नहीं, लेकिन जो एयरबीएनबी जो वेबसाइट है हाँ उसके ऊपर लैंडलॉर्ड्स का ऑलरेडी चेक हुआ हुआ होता है हाँ और उसमें रेटिंग भी होती है, एग्जैक्टली वो सब हाँ होता है, तो जी उसके जी ऊपर फेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को बचना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस चीज़ को उसको बिल्कुल भी बुक ना करें, क्योंकि बिल्कुल। हमने ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं और देखे हैं कि स्टूडेंट्स को आके रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं वो कुछ कुछ दिन, रात को 12 बजे किसी ने अपने घर से बाहर निकाल दिया कि तुम निकलो, तुम्हारा जो है आगे नहीं जा सकते तुम। रात को 12 बजे निकाल दिया और स्टूडेंट ने ट्रेन स्टेशन के ऊपर रात गुजारी है। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं और बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं बिना एकोमोडेशन के और क्या। आपका क्या, क्योंकि आई थिंक आप स्टूडेंट यूनियन में भी थोड़ा सा लिंक रहा है, तो आपका क्या गाइडेंस होगा, मतलब क्या टिप देना चाहेंगे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको? स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करनी चाहिए या एयरबीएनबी करके कुछ करना चाहिए? क्योंकि शायद अभी आपने बताना ही है एयरबीएनबी के आगे क्या हुआ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले चेक करो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो, बिकॉज वो ज़्यादा ट्रस्टफुल है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है, आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरी साइट से करते हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक से करते हो, आप किसको क्वेश्चन करोगे? वो बंदा अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके बैठ जाएगा। आप पैसे देने के बाद देयर इज नो वे टू गो एंड आस्क समवन। तो आई बिलीव, और हमने जब मैं स्टूडेंट यूनियन में थी, तो जब भी कोई न्यू इनटेक आता था तो हमारा जो ग्रुप था हम लोग उनके साथ, जॉर्डन वाज अ पर्सन हु हमें ऑर्गेनाइज वो करते थे, मिलवाते थे सबसे ऑनलाइन पे कि दिस इज अ न्यू इनटेक पर्सन एंड एवरीवन जॉइंस इन दैट कॉल। तो उन बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस होते थे, अकोमोडेशन से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्या चेक्स होंगे एयरपोर्ट पे उस चीज़ से रिलेटेड, और यहाँ पे आके आप
आप ये हॉस्पिटल का आप व्हाट डू यू कॉल दैट, रजिस्टर एनएचएस में रजिस्टर, रजिस्टर करना हाँ रजिस्टर एनएचएस में तो ये रजिस्टर, ये सारी सर्विसेज मतलब सपोर्ट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। बिल्कुल तो आप ये रिकमेंड करोगे कि उनको अटेंड करना चाहिए ये सब ये चीज़ें सब, हाँ सीखने के लिए। बिल्कुल। तो सारी गाइडेंस देते हैं यूनिवर्सिटी। यस यस, मेल्स आते हैं, ऊपर से आपको आने से पहले प्री ऑन बोर्डिंग का ईमेल आएगा जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई नहीं तो कोई फ्रॉम यूनिवर्सिटी अवेलेबल रहेगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं क्योंकि वो इंडिया में होते हैं, वो सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउएवर दिस इज वेरी और इंपॉर्टेंट। दिमाग में शॉपिंग चल रही होती है ना तो मैंने अरे यार मैंने जैकेट खरीदी तो रहेगी। एग्जैक्टली, मैचिंग शूज ट्राउजर सब हाँ। कुछ। ओके। तो आप बता रहे थे पहले हाँ शॉपिंग चालू हो गई आपकी। हाँ, शॉपिंग हो गई चालू, और फिर अभी पता नहीं कि कितना वेदर यहाँ पे कैसे होता है करके, तो हमने मॉडरेट लिया। और फिर यूटेंसिल्स ऑफ कोर्स कि जो अपने इंडियन हाउस होल्ड के मसाले और जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सब लिया, क्योंकि टिकट के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर ये केजीसी अलाउ होता है आपके फ्लाइट पे। मेरा वॉज 22 kg, और मेरा आई थिंक मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा ही सबसे कम वजन वाला सूटकेस था। हर कोई दो दो तीन तीन बैग लेके आ रहा है। यू सेड फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल पहले ही बन गया था इंडिया में जो लोग यहाँ यूके आ रहे हैं, या फिर नहीं, बाद में यहाँ पे आने के बाद जब उन्होंने लोगों से, बताया हाँ बाद में? उन्होंने बताया। ओके, उससे पहले आप किसी को नहीं जानते थे? उससे पहले जब आप यहाँ पे आने वाले होते हो तो आपके कोर्स के रिलेटेड एक ग्रुप बनाया जाता है कि ये बच्चे हैं जो मार्च इनटेक में आ रहे हैं। तो उस टाइम पे ही मैं सुकेत से मिली थी। तो ये ग्रुप में आप अप्रोच कर सकते हो किसी को भी कि क्या बोलते हैं, आप जो रूम आपने रूम देखा है, आपने रूम नहीं देखा है, आप देख रहे हो, अगर आपने कहीं कुछ पता है तो बता दो मुझे, ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। यस, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी वाले लोग ही बनाते हैं। हम्म। तो काफी लोग थे उसमें, उसमें भी आपने डिपेंड करना होता है कि आप किसको ट्रस्ट करना चाहते हो किसको नहीं, बिकॉज एवरी वन इज न्यू। हर कोई आ रहा है, शायद किसी के कॉन्टैक्ट पहले से हो, किसी के फैमिली हो, या फिर कोई पहले से आके रह रहा है। जैसे आपका वीजा लगता है उसके बाद आप आ सकते हो, आई बिलीव। मैंने 1 मंथ का गैप लेके मैं आई थी बिकॉज आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। तो स्टिल ट्रस्टिंग पीपल इन अ न्यू कंट्री इज वेरी डिफिकल्ट। चाहे वो आपकी अपनी कंट्री से ही आ रहे हो। बिल्कुल। दूसरी आई थिंक ये भी एक चीज़ है ना, क्योंकि सारे लोग नए हैं हाँ तो उनको यूके का मालूम नहीं है। हाँ, तो आप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही ना हो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको राइट प्लेस पे जाना चाहिए, जो जहाँ पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि यूनिवर्सिटी है। जी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सपोर्ट, हर एक यूनिवर्सिटी में यूके की आपको बहुत सारी सपोर्ट अवेलेबल होती है। आपको उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, और वो आपको जितना जल्दी हो सके, नॉर्मली 3 डेज का टाइम वो लेते हैं, 3 डेज में हम रिप्लाई करेंगे ही करेंगे क्योंकि बिजी होते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो आई थिंक वहाँ पे आपको जाके क्वेश्चन पूछना चाहिए, इंस्टेड ऑफ अगर ग्रुप में आके जवाब नहीं मिल रहा है और आपको डाउट हो रहा है कि हाँ, भाई ठीक जवाब हो सकता है ठीक ना हो। एग्जैक्टली। तो आपने कहा कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जी। एनी स्टोरीज और एनीथिंग, और व्हाई डू यू से दैट? ओके, तो जब मैं आई थी, काफी लोगों को नहीं पता ये बातें, बहुत राज खुलने वाले आज पॉडकास्ट में। तो जब मैं आई थी, बिना नाम लिए? बिना नाम लिए, यस यस। ओके। ओके, जब मैं आई थी तो मेरा चेक इन था एयरबीएनबी का एट 3 o'clock। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट करी थी उससे पहले हो सकता है, तो मेरे एयरबीएनबी वाले भाई साहब ने बताया कि नहीं हो सकता है, आपने एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपने 2 घंटे भी पहले आना है तो। लाइक कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, ऊपर से आप कंट्री चेंज कर रहे हो, पाउंड्स में आ रही है वैल्यू, और आपका ऐसे चलता रहता है, 100 रुपए 1 पाउंड, 100 रुपए, 200, 500, ऐसे करके नया नया था। फिर मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, हम एयरपोर्ट पे वेट कर लेंगे। तो उस ग्रुप में से, हमारे यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में से एक एक बंदे ने अप्रोच किया, और उसने बोला कि क्या बोलते हैं, सब ठीक है, आप आ रहे हो, कोई हेल्प चाहिए वगैरह। मैंने बोला ये दिक्कत है कि मैं आ रही हूँ बट मेरा चेक इन 3 o'clock को है, अगर इसमें कोई आप हेल्प कर सकते हो तो बता दो मुझे, मेरे को सामान कहीं रखना हो तो वैसा कुछ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आई विल बी देयर टू पिक यू अप। मैंने बोला वाह भाई, मैं जानती नहीं हूँ किसी को भी, ये बंदा सही लग रहा है, इंडियन। ठीक है, और मैं आई हूँ एयरपोर्ट पे, मेरा चार्ज खत्म हो गया है फ़ोन का, मुझे पता है लोकेशन क्या है, रिटन इट इन सम डायरी, और मुझे पता था मैं पहुंच जाऊंगी। वो बंदा आके फिर ही पिक मी अप। फिर मैंने बोला भाई साहब हम बस से चलते हैं, खर्चा इतना होगा नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स ऊबर्स आर एक्सपेंसिव। तो उसने बोला नहीं नहीं,
ऊबर कर लेते हैं अल्पे। तो लाइक ठीक है भाई, बड़ा जेन्युइन बंदा है। फिर उसने बोला कि मैंने बोला सामान कहाँ रखना है, मतलब तुम्हारे यहाँ पे रखना है? तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे यहाँ पे नहीं रख सकते, मेरे हाउसमेट्स को लाइक इट विल नॉट बी गुड। आई लाइक ओके। तो उसने बोला कि होटल में रख लेते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब आई एम नॉट ओके टू गो इन अ होटल विथ यू। तो उसने बोला नहीं नहीं, हम सब रख के आ जाएंगे। आई वाज लाइक स्टिल आई एम नॉट ओके। और ये मतलब बहुत बिजार था मेरे लिए, बहुत नया था कि ये क्या हो क्या रहा है। आप नई नई कंट्री में लैंड की हो, आपने एक दिन नहीं हुआ है और ये इंडियन बंदा इतना अलग बिहेव कर रहा वो है। पहले से यूके में था या वो वो साथ ही आया था? नहीं नहीं, वो मुझसे 1 महीना पहले आ गया था। वो फेब में आ गया था, मैं मार्च में आई थी। ओके। तो आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता मैं क्या फिगर आउट करूं। मैंने बोला कि ठीक है सामान रख देते हैं। और फिर हम रिसेप्शन पे गए तो उसने बोला कि लकीली बाय गॉड ग्रेस, तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि शी डोंट एक्सेप्ट का कैश, यू हैव टू पे बाय कार्ड समथिंग, ऐसे ही कुछ था। उस बंदे ने बोला मेरे पास तो नहीं है। मैंने बोला भाई मेरे पास तो है भी नहीं। तो हमने सिर्फ सामान वहाँ पे रखा और उसके बाद हम पिकाडेली घूमने गए। मैंने देखा नई नई चीज़ें, एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी। फिर देखने के बाद शाम को मतलब 3 o'clock होने को आया था। हमने होटल से सामान पिक किया, रिसेप्शन पे ही रखा था। उनका कोई फ्री का रहता है, यस वो फ्री का था। आई थिंक दैट वाज ट्रैवल लॉज। उस टाइम पे आप रख सकते हो एक दिन के लिए सामान वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज। वो मेरे लिए उनका नया था। क्लॉक रूम रहता है हाँ। उनका होटल्स का। तो उसके बाद वो सामान हमने वहाँ से पिक किया और फिर हम एयरबीएन में लेके गए और फिर हमने रखा। फिर बोलता है फॉर ऑल दिस आई जस्ट 50 पाउंड। आई वाज लाइक भाई साहब दिस इज इजंट दिस हेल्प? इंडिया में तो आप हर किसी के ऐसे हेल्प कर देते हो, किसी कोई पूछता भी नहीं है पैसों के बारे में। ही इज लाइक नहीं नहीं नहीं, ऑल दिस कॉन कॉस्ट। लाइक भाई ले तू फड़ अपने 50 पाउंड और निकल यहाँ से। रियली? यस। तो मतलब सारा टैक्सी में वहां से पिक करके लेके आना और वो सब उसने 50 पाउंड उसके ले लिए? टैक्सी के एग्जैक्ट। पैसे उसने दिए थे? आई थिंक सो उसने दिए थे, आई थिंक सो। तो मुझे याद नहीं इतने अच्छे तरीके से। मैंने उसको 50 पाउंड वापस कर दिए थे और मैंने उसके बाद एंड तो इसीलिए पेरेंट्स को डर लगता है। यही हो जाती है हमें भी उतना ही डर कि लगता है। ये एक लड़की जा रही है तो इसका साथ में क्या होगा, कैसे करेगी और वो सब। चलो कोई नहीं। एक एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छी स्टोरी है, ताकि हमारे दर्शकों को, ये व्यूअर्स जो है, हमें उनको पता चले कि भाई इस तरह की चीज़ें यूके के अंदर भी होती हैं। यहाँ पर बिल्कुल। भी, यहाँ कोई रामराज नहीं है। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा, कहीं पर भी रामराज नहीं है। वो हर जगह पर फ्रॉड जो है होते हैं और अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, जॉब से रिलेटेड फ्रॉड, और बहुत जल्दी आपको मिलेगी। पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप यूके पहुंच गए। यूके का पहला दिन आपने बता दिया। ओह तो गॉड। एयरबीएनबी में गए, वहाँ सब ठीक था? हाँ वहाँ पे सब ठीक था। बट जैसे कि आपके इंडियन ये इंस्टेंस होते हैं कि आप सब जाके चेक करते हो कैमरा वैमरा तो नहीं है वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज वेरी हाँ नाइस एम्बियंस। रूम वाज एक होटल जैसी सर्विसेज होती है, टॉवल्स रखे हैं अच्छे से, डेस्क अच्छे से, टेबल्स एकदम साफ सुथरा है, सब कुछ अच्छा था। आप बाथरूम यूज कर सकते हो एज पर जो भी है घर में उनके टाइमिंग के हिसाब से। तो एक हफ्ता वैसा चला। मतलब कि यूनिवर्सिटी में गई, नहीं यूनिवर्सिटी के एट दैट टाइम ऑनलाइन इंडक्शंस हो रहे थे, तो ऑनलाइन ही अटेंड किया मैंने। और फिर उसी ग्रुप में से किसी भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ रूम अवेलेबल। क्योंकि सब उस ग्रुप में डालते रहते हैं कि जब नया नया ग्रुप होता है तो हर किसी को बहुत हेल्प चाहिए होती है कि आप कहाँ से अपना बीआरपी कलेक्ट करोगे, अपने घर कहाँ पे मिल रहे हैं। लोगों को पता होता है, हर कोई इसी टाइम पे चेक कर रहा होता है कि कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो ऐसे ग्रुप में आते रहते थे। मैंने भी पूछा किसी से, तो क्या बोलते हैं, उन्होंने बताया कि एक रूम अवेलेबल है। मैं उनके साथ गई, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा एंड इट वाज वेरी इंस्टेंटली अवेलेबल। तो मैंने वो कंफर्म किया। और हाँ वो भी एक रूम, एक दिन के लिए मुझे कहीं पे अकोमोडेशन चाहिए था बिकॉज मेरा एयरबीएनबी खत्म हो रहा था एंड द पर्सन हैज ऑलरेडी बुक्ड उस स्पेस को, किसी और ने बुक करके रखा, तो आई कांट एक्सटेंड इट। तो जिन्होंने मुझे वो घर बताया था वो भी लड़के थे, बट उन्होंने मुझे एक रूम दिया पूरा कि आप इसमें एक दिन के लिए रह सकते हो। तो ऐसा है कि जब आप अनजान इंसान से मिलते हो कि आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, रिस्क आपने लेना पड़ता है।
It just कि people turn out to be bad and sometimes people turn out to be too good. हाँ, तो मतलब अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं everything Yes, के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल. ओके। ये वो क्या बोलते हैं ना कि गॉड है तो इविल भी है, और इविल है तो गॉड बिल्कुल भी है, दोनों बैलेंस चीज़ें करना पड़ेगा. बैलेंस करना पड़ेगा। और वो ये सही बात है, ये आपको खुद ही समझना है कि ये आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए देखने के लिए कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। और लोग पता है, एक बार 5 मिनट बात करने में ही पता चल जाता है कि कौन आपके लिए सही रहेगा कौन आपके लिए नहीं रहेगा। लेकिन फिर बिल्कुल. भी बहुत सावधानी से, बहुत, मैं सावधान इंडिया नहीं बना रहा हूँ पर सतर्क रही, सावधान रही. पर एक कोई हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि रामराज नहीं है, हर जगह पे क्राइम होता है, हर जगह पे हर तरह की चीज़ें होती हैं। शायद इंडिया में इससे कम होती होंगी या इससे ज़्यादा होती होंगी, वो मुझे बिल्कुल डेटा नहीं पता है, लेकिन हाँ होती हर जगह ही है। बिल्कुल. तो आपने यूनिवर्सिटी इंडक्शन की बात की। जी. इंडक्शन में क्या, किस तरह का इंडक्शन होता है, और व्हाट डू यू थिंक, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर न्यू स्टूडेंट्स, और आप क्या रिकमेंड करोगे स्टूडेंट को कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना उनको मिस आउट अवॉइड कर. करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप न्यू कंट्री में आए हो आपके लिए सब कुछ नया है और आप जितना सीखो जितना अटेंड करो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडक्शन में बेसिकली यूनिवर्सिटी के जो भी लोग होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, वो बताते हैं कि आपका डे टू डे एक्टिविटीज क्या होगा, आप कैसे असाइनमेंट्स करोगे, व्हाट गोना बी द फॉर्मेट, और यहाँ पे अटेंडेंस कैसे मार्क होता है, असाइनमेंट्स के क्या तरीके होते हैं, सेमेस्टर्स क्या होता है. इवेंचुअली आपको यूनिवर्सिटी से ईमेल आता है कि ये आपका टाइम स्केड्यूल है फॉर अ ईयर. हाउएवर जब आप जितना ये सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ें अटेंड करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती रहती है, बिकॉज आपके साथ वहाँ पे 200 लोग और हैं जो बैठ के डाउट्स पूछने वाले हैं. माइट भी उस टाइम पे आपके दिमाग में वो डाउट क्लिक ना किया हो, बट कोई और पूछ रहा है तो आपने वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन ऐड ऑन योर लिस्ट. तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत लोग मिस करते हैं बट नहीं करना चाहिए. ओके, दैट्स गुड। उसके बाद क्या हुआ आपका, यूनिवर्सिटी को लेके क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है। आपके क्या एक्सपीरियंस हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइक मॉड्यूल्स, पढ़ाई, सोशल एक्टिविटीज़ और वो सब चीज़ें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट जो हैं बच्चे, वो उनका फोकस होता है कि बस आए हैं, सीवी ऑलरेडी प्रिंट करके लेकर आए हैं तो सीवी बांटने हैं, जॉब करनी है और दैट्स इट। उनको आप क्या रिकमेंड करते हो कि यूनिवर्सिटी जानी चाहिए या मिस आउट करना चाहिए लेक्चर्स को? व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? मेरे ख्याल से अगर आप आ ही रहे हो इतने पैसे खर्च करके तो जाके एक बार पढ़ाई कर लो. क्योंकि जब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैंने अपना फर्स्ट डे अटेंड किया था उस क्लास में डिफरेंट इंटेक्स पर माई लाइक मिक्स्ड करके, तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा तो कि डिफरेंट इंटेक्स मतलब कोई जनवरी में आया, हाँ कोई मार्च में आया, तो उनको मिक्स करके मिक्स कर एक दिया है. मॉड्यूल। ओके। या तो मुझे लगा कि अभी नया इनटेक है तो सब मार्च वाले होंगे तो सब एक साथ पढ़ाई करेंगे, सबको एक साथ ग्रास्प करने का मौका मिलेगा, तो ठीक है हम भी वैसे ही सीखेंगे. जैसे इंडिया में होता है कि एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है तो सब नए बच्चे हैं तो वो आपने इंडिया के स्कूल में होता है ना, जब नर्सरी में स्टार्ट किया और 8th 9th तक 11th 12th तक वो सारे बच्चे एक ही क्लास में चल रहे एग्जैक्टली हैं। और कभी आप ट्रांसफर भी करके जा रहे हो तो एक नया बैच स्टार्ट होता है वैसे करके. तो यहाँ पे आके पता चल रहा है कि नहीं भाई हम तो सितंबर में आए हैं, हम तो जनवरी में आए हैं. मैंने बोला मैं गलत क्लास में बैठ गई क्या? अभी मेरे को तो बताया था, मेरे को ईमेल आया था कि ये यही है रूम नंबर. तो फिर बाद में पता चला कि हर इनटेक मतलब इनके मॉड्यूल जो होते हैं एक साथ होते हैं. आप जो पढ़ रहे हो वही कोर्स वही मॉड्यूल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी होगा, तो उसको मिक्स करने के लिए बच्चे भी मिक्स हो जाते हैं एंड सब एक साथ वो पढ़ते हैं. किसी के लिए नया है किसी के लिए पुराना है वो सब्जेक्ट, किसी ने ऑलरेडी बहुत नॉलेज ग्रास्प करके रखा है जो सितंबर में आया है, जो मार्च में आया उसके लिए सब कुछ नया है. अब मुझे अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस की बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया में नॉर्मली अटेंडेंस होता था कि प्रोफेसर्स दे टेक योर नेम आउट एंड उसके बाद आपने एब्सेंट प्रेजेंट वाला. लाइक पूजा, यस सर, मोहन, यस सर। बिल्कुल मेरा तो वही टाइम था. आई थिंक अभी के टाइम पे काफ़ी चेंज हो गई है चीज़ें, बट यहाँ पे आके आपने एक लिंक या फिर क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे करते हो कि आप अवेलेबल हो या नहीं. ऐप के ऊपर अटेंडेंस होती है, ऑनलाइन अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आपको कोड एक मिलता है क्लासरूम में, वो कोड आपको डालना होता है. बाय द वे पूजा जी ने इंटेक्स की बात की तो उसमें मैं बता देता हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में
5 इनटेक होते हैं साल में। यूके का जो इनटेक है खाली सितंबर या जनवरी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 5 इनटेक भी होते हैं। तो अगर आप सितंबर मिस आउट कर रहे हैं तो आप नवंबर इनटेक में आ सकते हैं, नवंबर मिस आउट कर रहे हैं तो जनवरी में, जनवरी मिस आउट कर रहे हैं तो मार्च, फिर उसके बाद जुलाई, और फिर उसके बाद फिर सितंबर। तो इस तरह से 5 इनटेक हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप किसी भी इनटेक में आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपका वीज़ा डिले हो गया तो आप अगले इनटेक में नहीं आ सकते, जो कि अगले 2-3 महीने बाद शुरू होगा। आपको वही स्टूडेंट दोबारा से मिल जाएंगे। जैसे कि पूजा ने बताया कि एक क्लास में अगर ये मार्च इनटेक में आई हैं तो उनके साथ में सितंबर इनटेक वाले भी थे और वो दूसरे भी थे। मार्च इनटेक वाले भी अलग अलग क्लासरूम में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस बिल्कुल तरह से चलता है। तो बहुत मिक्सचर लगेगा, लेकिन बहुत एक जब आपको यूज्ड हो जाएंगे ना 1-2 हाँ महीने बाद, तो बहुत स्मूथ बहुत लगेगा। ओके, बहुत बहुत स्मूथ ईजी है। और उसमें पता है स्टूडेंट्स का ही बेनिफिट होता है। आपके साथ में आप नए आए हो, आपके साथ जो पुराने जो स्टूडेंट हैं, हाँ आप उनसे 4 क्वेश्चन करके कर सकते हो कि भाई ये बिल्कुल असाइनमेंट कैसे करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है। वो आपको बिल्कुल मेंटर कर सकते हैं और करते हैं लोग। हाँ लोग करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और उनका एक्सपीरियंस जो रहता है लाइक अगर कोई इंडिया से आया है पहला पहला फ्रेश और उनके यहाँ पे 3 महीने हो गए हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें गाइड भी करते हैं। ये मैंने देखा है कि काफी अच्छा होता है। लाइब्रेरी में बैठ के बकायदा बताया जाता है कि ये हमने किया है, ऐसे आप कर सकते हो, आपके पास चॉइस है आपने करना है कि नहीं करना है। तो लोग सीखते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते हैं। चलो, तो यूनिवर्सिटी का ये एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये अटेंडेंस वाली चीज़ें, नया क्लास, ये होने के बाद मुझे ये था कि मुझे लगता था कि यूके में भी ये रिटन वाला एग्जाम होता होगा जैसे इंडिया में होता है करके। और फिर मुझे बाद में पता चल रहा है कि नहीं, आपने असाइनमेंट क्रिएट करना होता है। वो बहुत नया था मेरे लिए बिकॉज आई हैव नेवर डन इट। तो उसके बाद आप, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी आपको छोड़ देगी करने के लिए। तो वहाँ पे इनिशियल डेज में आपको एक क्लासेस प्रोवाइड की जाती है जिसमें बताया जाता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट होते हैं, प्लेजरिज्म क्या होता है, पहला पैरा आप क्या ऐड करते हो, दूसरा क्या होता है, आप कैसे कैसे पैराफ्रेज कर सकते हो, आप साइटेशंस के लिए क्या यूज कर सकते हो, कैसे साइटेशंस होती हैं, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। और आई थिंक जब इनिशियल डेज में वो कंपलसरी होता है आपके लिए बिकॉज यू हैव टू अटेंड इट। सो फर्स्ट नॉर्मली वो मॉड्यूल जो होता है फर्स्ट जी 3 वीक्स में किया जाता है, जी जिसको स्टूडेंट सपोर्ट हाँ मॉड्यूल बोलते हैं। जी तो आपको वो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता चल जाएगा पूरे एकेडमिक राइटिंग जी किस तरह से की जा सकती है। हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से शायद उसको करते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सपोर्ट के नाम से। बिल्कुल। ओके, उसके बाद उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं खुद से लिख सकूं। ये आपको जो टॉपिक्स दिए जाते हैं वो आप फिगर आउट करते हो कि आपने कैसे करना है वो असाइनमेंट, मतलब आप क्या चूज करना चाहते हो। जैसे कि आप, हमारे वन ऑफ द मॉड्यूल में था कि कोविड के टाइम पे जो भी सप्लाई चेन था, सप्लाई चेन प्रोसेस था वो कैसे था, आप किसी कंपनी को लेके बताएं। तो आप फिगर आउट करो कि आपने कौन सी कंपनी चूज करनी है, आप फिगर आउट करो कि आपने उसमें क्या डेटा डालना है जो आपके क्वेश्चन से रिलेवेंट हो। ये सारे चॉइसेस आपके पास हैं। और मैंने ऐसे ही किया था। और उसके बाद मैंने जो भी हमारा सपोर्ट ग्रुप था, मैंने उनको एक बार भेजा कि मुझे बता दो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। वो काफ़ी हेल्पफुल थे। आप उन्हें भेज रहे हो, आज कल वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे कि इसमें ये दिक्कत है, आप एक बार रेक्टिफाई कर लो। वो बताते भी थे, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। उसके बाद जब नेक्स्ट मॉड्यूल आया, आई वॉज रेडी टू डू इट। तो वो एक प्रैक्टिस हो जाती है। पहले मॉड्यूल में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती ही होती है, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो। और फिर जब आपको जब पहले मॉड्यूल के बाद एक्सपीरियंस हो गया, जी तो फिर चीज़ें सही हो जाती हैं। बिल्कुल सपोर्ट अवेलेबल है, हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो उसके लिए आई थिंक सपोर्ट स्टूडेंट से ही मिलती है, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी डेजिग्नेटेड लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं कि आपको सपोर्ट देनी है। बिल्कुल। चलो, तो ये तो रहा आपका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस। और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे यूनिवर्सिटी का? मेरे साथ नहीं हुआ है बट मेरे कुछ एक्वेंटेंस थे, उनके साथ हुआ था कि लोग बोलते हैं कि मुझे ये असाइनमेंट फिगर आउट करना नहीं आ रहा है, एक बार आप अपना भेज दो, आई जस्ट लुक आउट कि ये स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके ब्लैक बोर्ड पे अवेलेबल होता है। बट बच्चे जो अटेंड नहीं करते हैं क्लासेस, उन्हें ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वेदर ऐसा क्यों करते हैं लोग, बट वो किसी का असाइनमेंट लेके कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। पहला वाला बंदा भी वही सबमिट कर रहा है, दूसरा वाला बंदा भी वही सबमिट कर रहा है, और फिर ये पकड़ा जाता है इश्यू, एंड फिर बहुत बड़ा। इस चीज़ के लिए जो भी यहाँ नए आ रहे हैं, जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान रखें कि अपना काम किसी से भी शेयर ना करें। जो पूजा जी ने ये जो पॉइंट बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको अगर ऐसा होता है कि आपने किसी को काम भेज दिया और उसने काम आपका कॉपी कर लिया और आपने भी सेम सबमिट कर दिया और उसने भी कर दिया, तो इसको एकेडमिक मिसकंडक्ट बोलते हैं, जो कि इलीगल एक्टिविटी है यूके के अंदर। अगर दोनों का पकड़ा जाता है, और प्रूव पकड़ा तो जाएगा 100%, क्योंकि हमारे पास एआई रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं जो उसको पकड़ लेती, बताई दे कितना परसेंटेज सिमिलर है। तो जब वो पकड़ा जाएगा तो दोनों के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर पैनल बिठाया जाएगा, एकेडमिक कमेटी बैठती है, और अगर आपको उसमें आपको गिल्टी प्रूव कर दिया गया, जो कि हो ही जाएगा अगर पकड़ा गया तो आपकी डिग्री प्रोग्राम को वो आपका वीज़ा भी वापस ले लेंगे और आपका डिग्री प्रोग्राम भी ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप दोस्ती यारी में किसी के साथ शेयर ना करें। तो दैट इज़ रियली गुड थिंग कि आपने ये पॉइंट को बताया। चलो अब बात करते हैं जॉब की। तो जब आप यूके आए जी, जॉब कैसे ढूंढनी शुरू की, कितने टाइम बाद मिली, इसके बारे में बताएं। मैं आई थी मार्च में, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी जॉब्स आप ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करते होगे, और बहुत ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। आई थिंक पूरे मार्च मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस किए, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, टोटल जॉब्स पे, जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल थे सब पे। पहले ये नहीं पता था कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर रहे हो तो आपको जो सीवी फॉर्मेट है वो यूके के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनानी चाहिए। ये नया था। तो जब मेरा ये था कि मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही थी यूनिवर्सिटी में कि मैं लोगों से मिलूं, लाइक बात करूं, मुझे चीज़ें पता चले, एक्सप्लोर करूं, करिए, नया नया था सब कुछ, कि कोई मुझे गाइड करे। बिकॉज जब आप आते हो नए नए, अगर आपका कोई यहाँ पे नहीं हो, आपको बहुत अलोन अलोन फील होगा। यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आप घर पे बैठना चाहते हो या फिर आप बाहर जाना चाहते हो, लोगों से मिलना चाहते हो। तो यूनिवर्सिटी में फिर मुझे एक इंसान मिले, उन्होंने बताया कि यूके के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीवी बनाए आप। वो भी ट्राई करके देखा, वो भी वर्कआउट नहीं किया। फिर मुझे और लोग मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ पे घर बैठने से नहीं होगा, यहाँ पे ये भूल जाओ कि आपने आपके करियर के रिलेटेड ही स्टार्टिंग में जॉब मिलेगी, आपने और जॉब्स करने हैं। लाइक ठीक है, और जॉब्स करने हैं, बट मिले तो सही, कहाँ मिलेंगे। तो आप पहले अपने अपने करियर के हिसाब से जॉब ढूंढ जी रहे थे जी इनिशियली, जी जी। और आपके पास यूके का कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस नहीं टाइम नहीं पे। नहीं। तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो इंडिया का, और इंडिया, सीवी भी उसी तरह से बना हुआ था बिल्कुल इंडिया के इंडियन हिसाब फॉर्मेट में। से, जी और वही आप यूज़ कर रहे थे। जी। तो क्या रिजल्ट आ रहा था सीवी का? कोई रिजल्ट नहीं था, कोई आपको, आई थिंक आई वाज नॉट गेटिंग एनी रिजेक्शन ईमेल्स एज वेल, कि मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं वो कोई बारे कोई में। बात ही नहीं करना चाहता इस बारे में। इतने इतने सबमिशंस, आई थिंक मैंने उस टाइम पे इतने एप्लीकेशन, लाइक एक महीने में 5,000 एप्लीकेशन किए होंगे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एक महीने में 5,000। तो वो जो इंडिया से जो हाँ काम करते थे हाँ आप, वो जो एटीट्यूड था, हाँ। वो कितने दिन में अरे नीचे? बहुत बहुत जल्दी नीचे गिर गया। मैंने सोचा था कि कोई पार्ट टाइम में मिल जाएगा, चलो हम, ऐसा नहीं, मतलब बहुत लोग आते एक्सपीरियंस होते हैं। इतना नहीं पता था मुझे कि इतने एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं। मुझे लगा था कि ठीक है, कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो एक्सेप्टेंस था। बट वो माइंड पे क्लिक नहीं हुआ था कि जब आप करते हो तो वो कैसे होगा। तो मैंने काफी ढूंढा 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 ढूंढा, नहीं मिला। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया कि आपने यहाँ पे सीवी लेके हर शॉप के अंदर जाना होता है, काम मांगना होता है। यहाँ पे काम आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। इनिशियल डेज इट्स लाइक यू, मैंडेटरी हो गया कि आपने और जॉब्स करने ही होंगे। ऐसे कोई भी आपके लिए सामने से चल के नहीं आएगा कि भाई कर लो। तो वो और जॉब किस तरह की होती है? और जॉब्स हर लेवल की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लोर मॉप करना पड़ेगा, आप क्लीनिंग की जॉब क्लीनिंग का हो गया, आप वेट्रेस हो गया, किचन हो गया, सेल्स, अगर आप क्या किसी काउंटर पे हो, रिसेप्शनिस्ट का हो गया, सेल। मेरा ये था कि आई यूज्ड टू वर्क इन एक स्टोर था, रिटेल स्टोर, वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का। तो वो हो गया, इट वाज ओके, बट स्टिल इतना काम करने के बाद आप ऐसा कर रहे हो तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। बट आपने मैनेज करना होता है, आपने अपने बिल्स निकालने होते हैं। तो बहुत आपने क्लीनिंग के अलावा भी बहुत होता है। आई डोंट नो, आई थिंक आई वुड गॉड ग्रेस कि मुझे वो जॉब मिल गया एंड आई वाज हैप्पी विद दैट। तो यस, आप अपने कंफर्ट में नहीं बैठ सकते जॉब एप्लीकेशंस के दौरान। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, 2 महीने बैठो, बिल्स पे करो साथ में, और खुद से फिगर आउट करो। अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो आप फिर ऑनलाइन ही सीख सकते हो कि कैसे आप प्रोसेस करोगे आपके एप्लीकेशंस को, और तब जाके कोई कंपनी आपका सीवी सेलेक्ट करेगी और आपको इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करेगी। ठीक है।
मतलब इस तरह की सिचुएशन होती है कि भाई तू गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है तो उस पर तू मुझे हाँ पानी घोलने की जॉब दे दे, बस दे बिल्कुल दे। बिल्कुल, कोई भी जॉब यहाँ पे बहुत सारे और वो भी लोग, नहीं मिल रही थी। वो भी नहीं मिल रही थी, वो भी नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि हम ये करेंगे, हम लंदन जाएंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि वो उस तरह की जॉब्स भी क्यों नहीं मिल रही थी? गलती आपको क्या लगता है कि गलती कंट्री में है, जॉब सिचुएशन पे है, या बंदे में खुद है कि नहीं, सीवी सही नहीं है या एटीट्यूड सही नहीं है? क्या वजह क्या है? आई थिंक आई गो विथ बोथ, सेकंड सेकंड और थर्ड में। पहला ऐसा रहता है कि बंदा एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि मैं इतना छोटा जॉब कर सकता हूँ। माइट भी वो इंडिया में बड़ी ठाट बाट से रहते होंगे, मेड्स होंगी घर पे, कभी घर पे आयरन नहीं करा है, कभी कपड़े धो ही नहीं है करके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत लो जॉब्स है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपने ये सब किया है बेसिक्स, और ये आई थिंक हर किसी को आना भी चाहिए, आप अपने लिए करो ठीक है, काम में करो अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो ऊपर या नीचे छोटा बड़ा कुछ नहीं है। तो आपने ये माइंडसेट बनाना होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जो जब तक आप उसमें रिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जॉब मार्केट का ये होता है कि जब भी एक नया इनटेक आता है तो ऑलरेडी जितने भी मार्केट में जॉब्स अवेलेबल होती है वो फटाक से भर जाती हैं। अब आप आ रहे हो, अगर आप आए हो, आपने एक महीना लिया है, उसमें आपको कोई वर्कआउट नहीं हुआ है और ये सारी जॉब्स लोगों ने पहले ही एक्वायर कर ली है, लोग उसमें आ गए, आप अपना सीवी लेके जाओगे तो वहाँ पे जॉब्स है ही नहीं, आपको मिलेंगी ही नहीं। तो तो साल में 5 इनटेक है तो 5 बार वो वो लोग आ रहे साइकिल हैं। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ओके, तो वो सीवी जैसे आपने कहा कि वो इंडिया वाला जो सीवी है वो तो काम करता नहीं है, नहीं, तो फिर आपने क्या क्या किया सीवी का? जब जॉब अप्लाई करनी शुरू की उसका कुछ रिस्पॉन्स आया कि आपने सीवी चेंज किया? क्या किया, क्या स्ट्रैटेजी ली? मैंने, मुझे पता चला किसी से कि यूनिवर्सिटी में हमारा एक कम्युनिटी है, आई थिंक द फैसिलिटी इज एम्प्लॉयबिलिटी। तो वहाँ पे आप जाके पूछें कि आपको क्या हेल्प चाहिए जॉब के रिलेटेड, करियर एडवाइस या करियर, या एम्प्लॉयबिलिटी? हाँ, तो उन्होंने बताया कि आपके सीवी में दिक्कत है। अब मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि आप ये चीज़ें रेक्टिफाई कर सकते हो। इसके लिए भी कभी कभी होता है कि अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि आप अपॉइंटमेंट लेके आओ, या फिर अगर वो अवेलेबल है उस टाइम पे, वो ज़्यादा बिजी नहीं है, तो वो उसी टाइम पे आपको बता देंगे दिस इज द एरर्स एंड विच यू नीड टू रेक्टिफाई। अदरवाइज वो ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हो, ऑनलाइन कनेक्ट करके आप अपना सीवी ने, आई थिंक आपने पहले भेजना होता है जिससे वो रेक्टिफाई कर सके कि क्या क्या इश्यूज है, और उस टाइम पे जब आप कनेक्ट करते हो वो आपको बता सकते हैं कि ये सीवी में इश्यूज हैं, आप इस तरीके से रेक्टिफाई करो। इवेंचुअली अगर आपने और खुद से रिसर्च करना है तो आप गूगल पे जाके भी चेक करो, या फिर आई थिंक लिंक्डइन पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, हर जगह पे कुछ ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। हम्म यार, तो मतलब फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं, और बिल्कुल बस बिल्कुल यूज़ करने वाली बात है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बिल्कुल। फिर आप सीवी को मॉडिफाई करके फिर देन आपने जी। जॉब अप्लाई करनी शुरू की। तो अभी आपने जॉब का भी बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जी। हो सकती हैं कि लोगों को माइंडसेट जो है वो होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कि एक डिसेंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी वट एवर यू वांट टू डू। तो डू यू सजेस्ट कि जब लोग इंडिया से आते हैं तो ये माइंडसेट वहीं से लाना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पर आके फिर वो पूरा मोराल डाउन हो जाए? तो उस सिचुएशन में जब तक वो सिचुएशन आती है, आपके पास पैसे नहीं बचते, आपका मोराल इतना डाउन हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, फैमिली को ही मिस कर रहे हैं, और साथ साथ फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं है। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं जी। है, तो मेंटल हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पे। अगर ये माइंडसेट वहीं से बना के लाए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बहुत बेटर होगा, और हो सके तो आप जितना रिसर्च कर सकते हैं पहले उतना करिए। और मेरे ख्याल से रिसर्च पे भी ना ऑनलाइन इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। सच जब इंसान बताता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बता रहा है, हमने सुन लिया, खत्म। बट जब आप अपना एक माइंड बना के यहाँ पे आते हो कि आपने पता है कि आपके पास इतने फंड्स हैं, इतने महीने तक चल जाएंगे, बट उसमें कुछ और मेजर एक्सपेंसेस आ गए तो आप क्या करोगे, तो आप पहले फिगर आउट करके रखो और अपना बजट बना के चलो कि इतने इतने एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे। और अगर आप नए हो तो कोई आपको इतना हेल्प आउट करने के लिए रेडी नहीं होगा एक्सेप्ट द यूनिवर्सिटी। कुछ भी हो रहा है आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी को रीच आउट करो। अगर आपने मेंटल हेल्थ का भी इशू हो रहा है तो प्लीज रीच आउट टू देम। उनके पास होते हैं बहुत सारे मतलब लोग होते हैं जो आपको असिस्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइड लोग होते हैं जो बिल्कुल कि आपको मेंटल हेल्थ में और फाइनेंशियल
असिस्टेंस भी देते हैं। असिस्टेंस भी देते हैं, हर तरह से आपको गाइड करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपको खाली वो हेल्प मांगनी है। जी, अगर आप उनको भी आस्क, अप्रोच नहीं कर सकते ना, आप किसी भी ट्यूटर को अप्रोच कर लीजिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि भाई तू कौन है, मैं तो तेरे को जानता ही नहीं, नो, बिल्कुल इट्स नॉट बिल्कुल। गोइंग टू हैपन। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपने बात करी बजट की और उसकी, जी जब आप इंडिया में थे, हाँ। यूके आने वाले थे, डिड यू डू एक्सेल शीट्स और बजटिंग वगैरह के बिल्कुल बिल्कुल। कि कितना कमाएंगे, कितना खर्च होगा, वो सब? तो कैसे जी, वर्कआउट किया वो? मैं जब थी इंडिया में तो मैं यूट्यूब बहुत देखती थी कि जो भी आता है यूके सब यूट्यूब बनाते हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है सबसे पहले कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इतने इतने एक्सपेंसेस हैं किस किस चीज़ों में। अभी मुझे नहीं पता था कि आप अगर मैनचेस्टर में हो तो आपका एक डे पास भी बनता है। आप 5 पाउंड में पूरा ट्रैवल कर सकते हैं मैनचेस्टर में एक टिकट के साथ। तो जब मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मुझे पता चला कि ठीक है, इतना आप ग्रोसरीज के लिए रख सकते हो, इतना ट्रांसपोर्टेशन के लिए रख सकते हो, इतना आप अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस के लिए रख सकते हो, इतना आप हाउस रेंट के लिए रख सकते हो। तो ये सारी बजट बनाने के बाद और ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने अपना फंडिंग स्टार्ट किया कि दिस इज द अमाउंट विच आई एम टेकिंग विथ मी टू यूके, और ये मेरा सेफ साइड अमाउंट है और ये मेरा नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस है। अगर ये बजट जो है मेरा वो क्या मुझे एक मंथ सर्वाइव करने पे रहेगा इफ आई डिडंट गेट अ जॉब, और अगर मुझे जॉब मिलती है तो इसके साथ मैं कितना अपना सेविंग करके आई कैन पे द फीस, द रेस्ट ऑफ द फीस टू यूनिवर्सिटी। तो ये मेरे कैलकुलेशंस थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सिर्फ कैश लाया था, मैंने फॉरेक्स कार्ड नहीं लिया था। मतलब आई थॉट मुझे वो नीड नहीं है, तो मैंने कैश में ट्रांजेक्शन्स किए थे। उसके बाद जब यहाँ पे आने के बाद एक हफ्ते में जब मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, ये बैंक में जब मैंने अपना अकाउंट ओपन कर दिया था, आई पुट दैट मनी इनटू द बैंक अकाउंट, उसके बाद मैंने वो बैंक से ट्रांजेक्शन्स करे थे। तो काफ़ी आपने मनी मैनेज करना होता है। इनिशियल डेज वेरी वेरी क्रूशियल कि आपको एक एक पाउंड का हिसाब, बिकॉज माइंड आपका रहता है कि वो आप इंडियन करेंसी में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो वगैरह, तो आप हिसाब बना के चलोगे इनिशियल डेज पे काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स की एडवाइस ले सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि जो पुराने होते हैं यहाँ पे वो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, कहाँ पे रिडक्शंस कर सकते हो, या फिर अगर आप अकेले रहते हो तो आप किसी के साथ हाउस शेयर में रह सकते हो, हाउस शेयर में जहाँ पे आप एक्सपेंसेस एक दूसरे के साथ मैनेज कर सकते हो। तो एक्सपेंसेस वाइज, जिस तरह से आपने कैलकुलेशन किया, आपने बोला जी यूट्यूब वीडियो से भी काफ़ी हेल्प मिलती है, वो बताते हैं कि इतना खर्चा होता है, इतना जी खर्चा होता है। आई डोंट नो कितना रियलिस्टिक हाँ, बताते हैं, क्योंकि हर एक बंदे का अपना अलग अलग अलग। खर्चा होता है, जी अपने अलग अलग लाइफ स्टाइल है। हाँ अब किसी को क्लबिंग रोज जाना है, किसी को बिल्कुल ही नहीं जाना है, जी किसी को यू नो आते लगी है कि ड्रिंक भी करना है, उसको जी सिगरेट भी है, तो जी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर बिल्कुल इंडिया के, इन कंपैरिजन विद जी इंडिया। तो वो लोग काफ़ी अवॉइड कर सकते हैं उसमें। बट ओवरऑल आपको क्या लगता है कि एक अगर किसी को यहाँ पर लेट सपोज 20,000 to 25,000 पाउंड की जॉब मिल जाए पर ईयर की, कैन दे इजीली सर्वाइव? अगर कोई सिंगल बंदा है वो इजीली सर्वाइव कर सकता है खर्चे वर्चे निकाल के, या वो भी डिपेंड करता है कि भाई उसका अपना लाइफस्टाइल कैसा है? बिल्कुल, और लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू गो आउट एंड क्लबिंग। यहाँ पे एंटरटेनमेंट का पर्पस अगर आप देख रहे हो तो सोशलाइज होने के लिए इज लाइक ड्रिंकिंग एंड गोइंग टू क्लब्स, तो वो मैटर करता है लॉट। बट मुझे ऐसा लगता है कि 22-25 हज़ार में यू कैन जस्ट सर्वाइव, यू कैन नॉट मेक अ फ्यूचर विद दैट। आपने और ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा अगर आप, आई थिंक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी भी जो आप नॉर्मल कर रहे हो, नॉट गोइंग टू क्लब्स, इज जस्ट नॉर्मल आपके सर्वाइवल का। ज़्यादा सैलरी लाइक 30,000 आई थिंक स्टिल यू कैन फिगर आउट, बट 20-25 हज़ार में और नो, उसके साथ में अगर आपको स्टिल यू आर ए स्टूडेंट और फीस भी पे करनी है तो? बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। आई डोंट थिंक सो कि आई स्टिल से कि वो मैनेजेबल होता है, बट इट्स नॉट स्टिल दैट गुड कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सको या फिर स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जी सको। तो एक्चुअली तो जो खर्चे होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, बिल्स हो गए, यूटिलिटी बिल्स हो गए, वो सारे बिल्स तो आपके उतने ही आने। जी
उसके बाद जो बचा वो तो आपका लाइफस्टाइल, जो आपका खाना पीना और वो सब, तो वही वेरिएबल है, बिल्कुल तो उसी में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसी में करनी तो पड़ते मतलब हैं। जो अगर हम सोच के चलते हैं कि भाई वहाँ जा रहे हैं, अब हम तो शाही ज़िंदगी जीने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, शाही मेरे जिंदगी। साथ तो हुआ ये, मैंने तो शाही शाही लाइफ जी है। हाँ, अरे सर। नो, आई एम जस्ट जोकिंग, जस्ट मैं सोची जोकिंग। कहाँ से हो गया ये, कैसे? ये ना तब पॉसिबल था ना अब पॉसिबल है। लाइफ हाँ। उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी उस टाइम पे वो करती थी। ऐसे लोग, कई बार लोगों को लगता है कि जब मैं आया था 20 साल पहले तो उस टाइम पे इजी होगा, हाँ। उस टाइम पे भी इजी नहीं था। उस टाइम पे भी वीज़ा की इतनी ही प्रॉब्लम थी, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन थी उस टाइम पे ही, जॉब्स की इतनी प्रॉब्लम थी। यही सीवी बांटने, डोर टू डोर, और वो सब मैंने भी किया है, स्क्रैच से मैंने भी शुरू किया है, लोअर लेवल जॉब से ही शुरू किया है। मैं यूसीआई सिनेमाज हुआ करता था जो कि अब ओडियन है, ट्रैफर्ड सेंटर, उससे मैंने काम शुरू किया। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। और लेकिन मेरी जॉब आने के 1.5 महीने बाद लग गई थी, लेकिन 1.5 महीने तक वो जो घिसाई हुई है ना, वो बुरी हालत थी। और जब उस एक्चुअल में जो एक्चुअल स्ट्रगल शुरू होता है वो जॉब लगने के बाद होता है। ओ माय गॉड। तो बहुत ज्यादा। व्हाट अबाउट यू देन? जॉब लगने के बाद आपका ये था कि आप सारी चीजें मैनेज कैसे करोगे। आपके यूनिवर्सिटीज के जो लेक्चर होंगे, हर किसी का कोर्स वाइज अलग अलग होता है। किसी के 3 दिन लेक्चर्स होते हैं इन अ वीक, किसी के 4 दिन होते हैं। तो वैसा लकीली मेरा था कि 3 दिन लेक्चर्स होते थे इन अ वीक। तो फिर मेरे पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता था। अभी जॉब के वहाँ पे 20 आवर्स आपको अलाउड है, तो वहाँ पे आप काम कर रहे हो। कभी कभी रिक्वायरमेंट होता कि उनको अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बोलेंगे थोड़ा और कर लो करके, ठीक है। और ये आप अपना काम मैनेज कर रहे हो, ये होता था। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो पहले भी भेज देंगे, हाँ, पहले भी भेज 10 देंगे। घंटे भी में भी पूरा कर देंगे हाँ, फिर। बिल्कुल। यहाँ पे 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे आपके कोई आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी 5 घंटे कराएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी 2 घंटे भी कराएंगे, या फिर 1 घंटे भी बोलेंगे कि आप जाओ। तो उसके हिसाब से कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है। इंडिया में था 9 to 5 जॉब, सब कुछ पता है कि क्या लेकिन कितने टाइम पैसा पे है। मिलेगा, 1 घंटे का भी मिलेगा, चाहे आप हाँ, 1 घंटे के लिए जाओ, पैसा बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने फिगर आउट करना है कि इतने अनप्रिडिक्टेबिलिटी में आपका एक दिन कैसे स्केड्यूल होगा। आपने 3 दिन क्लास जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद 2 दिन में आप फिगर आउट कर रहे हो कि आप अपने मॉड्यूल्स पे कैसे काम करोगे, असाइनमेंट्स पे कैसे काम करोगे। काम करने वाले दिन जब आप एक्चुअल में काम करने जा रहे हो, तो आपने फिगर आउट करना है कि खाना, वहां पे काम करके आना, अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करना, ग्रोसरीज लेना, और फिर रेस्ट भी करना है, फिर नेक्स्ट दिन का स्केड्यूल भी बनाना है, असाइनमेंट भी करने हैं। असाइनमेंट्स भी करने हैं, सब आपने करना है। ओके, आपने खाने की बात करी। जी। खाना खुद बनाना सस्ता है कि रेस्टोरेंट से लेना सस्ता है? आई थिंक खुद बनाना इज मोर, आई वुड नॉट से सस्ता, बिकॉज आपने हमें इन ग्रोसरीज। कंपैरिजन हाँ। विद, इन कंपैरिजन विद हाँ। रेस्टोरेंट पे खाना। हाँ, रेस्ट अगर आप स्पेंड कर रहे हो एक वीक का घर के खाने के लिए, 50 पाउंड हो जाता है नॉर्मली। अगर आप बाहर से ले रहे हो तो भी वो उतना ही पड़ेगा आपने, बट एक पेट। वीक का हाँ, अगर आप मील ले रहे हो, अगर आप मैकडी में जाके एक मील लेते हो तो आपको वो पड़ता है 9 पाउंड का। 9 पाउंड का 9 पाउंड का 1 मील? 1 मील, हाँ, तो जहाँ पे 3 टाइम्स अ डे, जी, तो 27 तो यही हो गए। बिल्कुल। वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया फिर बाहर का। हाँ हाँ, वो तो भी सिर्फ मैकडी का हाँ। जो और मैनेज। अगर आप बाहर से किसी रेस्टोरेंट से लोगे तो फिर तो वो तो एक ही बार में आपको अच्छा खासा एक 30-40 एक पर। हाँ, हाँ, एक डिश 10 पाउंड की आती है आज की, बिल्कुल। मिनिमम 10 पाउंड की आती है। अगर जी। आप दाल भी ले रहे हैं तो वो 8 पाउंड 9 पाउंड की दाल होगी। हाँ, हाँ, जिसको आपको खा के ऐसा लगेगा यार अब दाल ही नहीं खानी आज के बिल्कुल बाद, बिल्कुल, कोई स्वाद है नहीं ना। होता है। वो जो रात को जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं ना लोग, कहते हैं मुझे आज के बाद मुझे पीनी ही नहीं है अगले दिन, है ना। वही होता है, बिल्कुल, वही दाल का होता है कि आज दाल खा ली, अब दाल ही नहीं खानी दाल है ही नहीं जिंदगी खानी भर। है। इससे अच्छा आप घर पे ग्रोसरीज लेके आओ, बनाओ। और ये होता है कि आप खुद से बना रहे हो तो आपको पता है कि आप क्या क्या डाल रहे हो करके, और वो हेल्दी भी होता है। यहाँ पे हर जगह आपको मिल जाएगी बर्गर, फ्राइज एंड कोक। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए, और नॉट सुटेबल टू द इंडियन बॉडी एज वेल। तो खाना बनाने के लिए खाना बनाना भी आना चाहिए, तो ये स्किल भी होनी चाहिए सब। यूट्यूबर्स, यूट्यूबर्स जिंदाबाद। ये स्किल भी होनी चाहिए। जी जी हाँ, क्योंकि मैंने अभी पॉडकास्ट किया था जी। मेरे किसी के साथ में जो अभी ऑलरेडी यूट्यूब पे है, कासन के साथ में। तो उसने पॉडकास्ट में कहा कि ही वाज स्टेइंग शेयरिंग होम विद इटालियन पर्सन, जी। तो ही वाज हैविंग फ्रोजन पिज़्ज़ा।
हाँ तो इन अ वे ही वाज डिस्क्रिमिनेटिंग इटालियन फूड। या तो Yes. वो उसे कुकिंग क्लास तक लेके गया कि तू कुकिंग सीख, सीख, बिल्कुल। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग माय कल्चर। यस यस यस, तो बहुत। तो कुकिंग, खाना बनाने के लिए खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा भाई, अगर आपको खाना बनाना है यूके के अंदर तो वो भी सीखना। चलो आप ये बताएं कि अब जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं यूके में, जी। या जो ऑलरेडी हैं, जो अभी नए नए आए हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई ऐसी 2-3 टिप्स जो कि उनके लिए यूज़फुल हो फ्रॉम द स्टार्ट के वीज़ा प्रोसेसिंग से लेकर यहाँ तक जो गेटिंग ए जॉब। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्पॉन्सरशिप का क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलती है, नहीं मिलती है, क्या वेज हैं, या आपकी जो स्टोरी है स्पॉन्सरशिप की वो कहाँ तक है? स्पॉन्सरशिप एक बहुत बड़ी चीज़ है यूके में। जब आप अपना स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपने जॉब लुकआउट करना होता है और आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए जिससे आई हैव नॉट टू गो बैक अगैन इन इंडिया एंड स्टार्ट अगैन। तो यहाँ पे हर कोई का फोकस होता है कि स्पॉन्सरशिप लेने की तैयारी करते हैं। एंड रिसेंटली अभी रूल्स भी चेंज हो गए हैं फॉर द स्पॉन्सरशिप। द सैलरी शुड बी अराउंड 30,800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही कुछ है। 30,800 पाउंड पर जी ईयर। जी, पर ईयर। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे ऑफर, हम मतलब मेरे सप्लाई चेन में ऐसा है कि आपका जो स्टार्टिंग होता है वो 25 से होता है, ठीक है। अब इंस्टेंटली अगर जब आपके पास यूके का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी कंपनी रेडी नहीं होगी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए एक ऐसे इंसान के ऊपर जिससे वो नहीं जानते हैं कि वो रोल जस्टिफाई कर भी पाएगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस चलता नहीं है बिल्कुल नहीं चलता और है। यूके का एक्सपीरियंस आपको है नहीं इनिशियल स्टेज के ऊपर। जी जी। ओके। तो यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत ऑफ द कंपनीज आपको हायर भी नहीं करती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास यूके का एक्सपीरियंस है ही नहीं तो आप क्या करोगे। और बहुत मुश्किल से ऐसी कंपनीज होती है जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होती है। फॉर एग्जांपल उनको पहले ये देखना होता है कि आप कितने सूटेबल हो इस जॉब के लिए। तो उसके बाद वो आपको जॉब में लेते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं विद डिफरेंट थिंग्स। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, वो चेकआउट करते हैं कि आप इस चीज़ के लायक हो एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट, आप इतना स्ट्रेस ले सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो, और बाकी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हालांकि यूके का वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल नहीं होता है। और उसके बाद बहुत कंपनीज के लिए डिफिकल्ट होता है इतना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना। I think the last time it was 20,000 something sponsorship के लिए। somewhere about 20 to जी something like that। जी जी जी। तो उतना था, अभी सडनली से इतना हाई हो गया है कि 10,000 इंक्रीज हो गया है अभी। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है हर कंपनी के लिए और वो इस चीज़ के अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं इसके लिए। तो आई थिंक इतने स्ट्रिक्ट रूल्स ना होते, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं इंक्रीज होता। अगर लास्ट टाइम अगर 22 था, अगर एटलीस्ट 28 हो जाता, 28,000 हो जाता, तो स्टिल ये कंपनी इसके लिए ज़्यादा ओपन होता कि वो दूसरे इंटरनेशनल लोगों को अप्रोच कर सके, उन्हें काम दे सके और स्पॉन्सरशिप कर सके। बिकॉज राइट नाउ जो भी मुझे मिलता है उनका यही होता है कि मुद्दा कि 30,800 इज नॉट एन ईजी अमाउंट जो कंपनी उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। और बहुत रेयरली ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी स्पॉन्सरशिप मिली है आफ्टर द रूल इज इम्प्लीमेंटेड। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन है इंटरनेशनल लोगों के ऊपर। यस यस। तो क्या टिप्स हैं आपकी लोगों के लिए कि भाई यूके जो आ रहे हैं उनके लिए क्या उनको सोचना चाहिए, आने से पहले क्या माइंडसेट लेकर आना चाहिए, जैसे कि आपने बोला कि ऑब्वियसली जॉब किसी भी तरह की जॉब कर सकें, कुछ और टिप्स आप देना चाहें, और यहाँ पे आने के बाद जॉब किस तरह से मिल सकती है कि क्या करें जिससे उनको जल्दी जल्दी जॉब मिल जाए। जब भी कोई आ रहा है यहाँ पे तो एक ओपन माइंडसेट के साथ आए कि यहाँ पे आके उन्हें कंफर्ट्स ज़रूरी नहीं है मिलेंगे करके। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क मतलब कि लिटरली आपने हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको पता नहीं होगा कि आप कब सो रहे हो, आप कब जाग रहे हो, आप कब खा रहे हो, वो आपने मेंटेन करना है खुद से बिकॉज दैट्स योर प्रायोरिटी। बट हार्ड वर्क आपने बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इतने एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आना है कि सब कुछ इनिशियल डेज पे ही मिल जाएगा आपको। आपने प्लीज़ गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द आपका सीवी और आप डोर टू डोर जाओ शॉप्स में या फिर हर जगह जहाँ पे आप जा सकते हो टू गेट अ जॉब और जॉब्स।
अगर आपको लगता है कि आप मैनेजेबल कर लोगे तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम, ऑनलाइन एप्लीकेशंस करो। उससे पहले आप यूके के फॉर्मेट पे अपना सीवी बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी से हेल्प लो, अगर आप लोगों को जानते हो तो उनसे हेल्प लो। और डोंट ट्रस्ट पीपल सो इजीली, टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड करो कि सामने वाला इज लिटरली रेडी टू हेल्प यू आउट और टेकिंग देयर ओन बेनिफिट। वो भी आपको जाना जरूर, बिकॉज आप भी नए हो, वो इंसान पता नहीं कब से है। तो थोड़ा टाइम लो, समझो सिचुएशन को और फिगर आउट करो, डू यू रियली वांट टू ट्रस्ट दैट पर्सन और नॉट। एंड यहाँ पे आके हर कोई इंसान लोनली फील करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द वेदर, आपके पास ज्यादा लोग नहीं हैं। वेदर यहाँ पे जो विंटर्स में हो जाता है या फिर नॉर्मली हो जाता है पूरे टाइम बारिश, उसमें भी काम करना मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। इतनी कड़कड़ाती ठंड है, आप जैकेट पहन के, ग्लव्स पहन के, सब कवर करके, बट स्टिल यू फील द कोल्ड। तो वो दिक्कत होती है। आप अपने लोनलीनेस को हटाने के लिए इधर यू कैन मेक फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे सोशल क्लब्स होते हैं, उसमें आप इंक्वायर करके पार्ट ले सकते हो और हर एक्टिविटीज में आप जा सकते हो जब भी वो कम्युनिटी होस्ट कर रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में हमने किया था इंडियन सोसाइटी, तो हम ऑर्गेनाइज करते थे इवेंट्स उसमें। और आप यूनिवर्सिटी में पूछो कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो देयर विल बी सोसाइटीज फॉर दैट। उसमें आप जाओ, थोड़ा एनकरेज करो खुद को, लोगों से मिलो, दैट विल बी गुड। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि घर पे भी बात करने से चीज़ें नहीं हो रही है, अगर आप अपने क्लोज फ्रेंड्स से भी बात करने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, यू आर स्टिल फीलिंग दैट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और एंजाइटी आपको आ रही है, ईदर यू कैन बुक योर जीपी, आप जीपी में जाके थेरेपी ले सकते हो, या फिर आप इंडिया में किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। बट अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना इज नॉट अ गुड थिंग। नॉट गुड। और वो मेंटल हेल्थ की जैसी प्रॉब्लम तभी होती है जब आप अपने शेड्यूल को ना मैनेज नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल। पूरी तरह से, और आप टाइम प्रॉपर नहीं दे रहे हो अपनी खुद की हेल्थ के लिए, अपनी जी। खुद की मेंटल हेल्थ के लिए। जिसमें पढ़ाई के साथ साथ, काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, फैमिली के अंदर यूके, नॉट यूके, इंडिया में फैमिली के साथ बात करना, उन दोस्तों से बात करना। ठीक है, इंडिया को पीछे छोड़कर आए हैं, लेकिन साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया, जी। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पूजा जी ने बात की सीवी की। बाय द वे, सीवी के लिए हम एक नई वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि आपको यूके के फॉर्मेट में सीवी किस तरह से बनाना है। तो उसमें हम आपको जॉब, जो यूके की जॉब ओपनिंग्स होती हैं उसके हिसाब से सीवी किस तरह से बनाना है, और दूसरे पॉडकास्ट में भी हमने बात की है कि यूके की अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है और आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आपको यूके के फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ जो जॉब के अंदर जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उन कीवर्ड्स को देख के ही आपको अपना सीवी पे हर दफ़ा जब भी आप जॉब को अप्लाई कर रहे हैं ऑल्टर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, और वो बहुत ज़रूरी है, लाइक भी कर लीजिए। तो और आप अगर अपना एक्सपीरियंस और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है videshibharati@gmail.com, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे पॉडकास्ट में और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मैनचेस्टर में नहीं है और मैनचेस्टर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम वो पॉडकास्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्टोरी हमें ईमेल पे भेजनी पड़ेगी। तो हम पूजा जी के साथ थे, तो पूजा जी टिप्स दे रही थी जी। यस। तो आपने बहुत सही कहा, मेंटल हेल्थ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे वेदर, साथ में आपको पढ़ाई का इतना प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, असाइनमेंट करने का, साथ के साथ कमाने का प्रेशर, खर्चे निकालने का प्रेशर, तो इतने सारे प्रेशर के साथ में मेंटल हेल्थ तो वो बनती है भाई, वो तो गिफ्ट की तरह आएगी, बस में एंग्जाइटी और वो सब चीज़ें। तो उसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी में सपोर्ट अवेलेबल है। आप किसी भी ट्यूटर के पास, किसी भी यूनिवर्सिटी स्टाफ से, या जो स्टूडेंट एम्बेसडर होते हैं स्टूडेंट यूनियन में, किसी के पास भी जाएं, आपको हर कोई गाइड कर देगा कि भैया यहाँ चले जाओ। बहुत आम सी जगह होती है, वो सब लोगों को पता होता है कि कहाँ पर जाना है। तो वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। या अपने जीपी से, जर्नल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे डॉक्टर को जीपी बोला जाता है, आप अपने जीपी के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं और वो भी आपकी हेल्प करेगा। एनीथिंग यू वांट टू से एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट? पैसों के पेड़ लगे हैं यहाँ यूके में, पहले ही होता नहीं, पैसों के कोई पेड़ नहीं है, आपने खुद वो पेड़ उगाना पड़ेगा,
खुद वहां पे पैसे खुद लगाने पड़ेंगे और खुद ही निकालने पड़ेंगे। मेरे गार्डन में तो 3 पेड़ मैंने इनको दिखाए हैं अभी तक लोगों को, पैसों के पेड़ लगे, 25p का कॉइन भी लगता है ऑलरेडी। वाह वाह सर। और वो हम तोड़ के उसको एक 20 बनाते हैं और एक 5 बनाते हैं, वाह। ऐसे करते हैं। तो एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर व्यूअर्स? सब यहाँ पे हम जितनी भी बातें कर रहे हैं इट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस फॉर हम सबके, जितने भी हैं मेरे सर के या फिर जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे जिन्होंने पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट किया है। हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे भी है बुरे भी हैं। आप जब भी आ रहे हो आप एक माइंडसेट बना के आओ कि अच्छा एंड बुरा दोनों एक्सपीरियंस होगा, और ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो आप भी एक्सपीरियंस करोगे, हमारे एक्सपीरियंसेस से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप सीख सकते हो, या फिर आप अपना नया एक्सपीरियंस बना सकते हो और सर को रीच आउट कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे इस पॉडकास्ट का एक्चुअली मीनिंग यही है कि हम लोग आप लोगों को अवेयर करें कि एक्चुअली में यूके की सच्चाई है क्या। जो लोग आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं या तो बहुत नेगेटिव बोलते हैं या फिर बहुत अच्छा बोलते हैं। जो असली सच्चाई है कि लोग बोलते हैं यहाँ तो जॉब ही नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ जॉब नहीं, जॉब है, आप सही तरीके से ढूंढ नहीं रहे हो जॉब को। आप वो एक्चुअल में जो आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप यूके में सेटल भी हो सकते हैं और आगे के प्रोस्पेक्टिव्स भी अच्छे हो सकते हैं। बस आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है। पूजा जी जैसे लोगों से अपने एक्सपीरियंस उनका सुन के सीख के बस आपने आगे बढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच पूजा जी आपके आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको पॉडकास्ट करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक कि जो 2 सालों में चीज़ें मैं भूल गई थी, मैंने होते हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं कि ठीक है हो गया मैंने छोड़ दिया, उसके बाद नए एक्सपीरियंसेस न्यू लाइफ। और अभी लाइफ काफ़ी ठीक चल रही है कि काम है, अपने फील्ड में काम है, सीखने को मिल रहा है काफ़ी। तो बट हाँ वो पुरानी चीज़ें सडनली से हुई एंड आई डोंट वांट कि वो किसी और के साथ भी हो। तो यस इट्स फील रियली गुड। मुझे लगा था कि क्या होगा पॉडकास्ट में, मुझे इतना नहीं पता था, बट बहुत मजा आया सर यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी आपकी आधी स्टोरी हुई है, हमने अभी पूरा नहीं किया है, ये आपको भी पता है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस और थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस पे आप पहुंचे, लेकिन आपकी जो अभी जो आप काम कर रहे हैं अमेजोन के अंदर वो और आगे का जो एक्सपीरियंस आपका है वो दूसरी जॉब्स का, तो वो अभी एक्सपीरियंस आपका रहता है। तो वो आई थिंक हम फिर किसी दिन किसी पॉडकास्ट में करेंगे। तो गाइज वो और भी ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है पूजा के पास। शी बीन टू लंदन फॉर 6 मंथ एक जॉब के लिए। अभी वो वापस मैनचेस्टर आई है, तो मैनचेस्टर आने के बाद ही हमने ये पॉडकास्ट किया है। तो हम बहुत जल्दी पूजा जी को दोबारा बुलाएंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। टिल दैट, बाय बाय।